Professor Shivani Sharma ma'am. Please join your hands together for this glorious personality. Now it is said that philosophy is queen of all sciences and mother of all knowledges. And here we are today celebrating World Philosophy Day, a day dedicated to love of wisdom and pursuit of knowledge. On this special occasion, we welcome you all to a journey of deep thoughts, profound ideas, and enlightening discussions. Now, here we are discussing about why philosophy. Do you know the difference between scientific approach and philosophical method of knowing knowledge? Anyone? Anyone of you who supports scientific approach more? Okay, one. Okay, and now the number of people who support philosophical approach more? Okay, थोड़ा यार एक्टिव रहते हैं. ठीक है. So anyone knows the difference between scientific approach and philosophical approach? Maybe आप वहाँ confused हो रहे हैं, तो let me guide you. Philosophy does not introspect on the importance of how. It gives emphasis on why or the underlying concepts, meaning and reasoning behind it. Let's say someone says I'm alive. A philosopher would say, a philosopher would really ask, would reply that raises a question, are you? वो बोलेगा, anyone with a sane mind would go कि हाँ भाई, I exist, that's why I'm alive. But the question is, are you alive or are you existing? There's a difference. अब उसके बाद अगर आप आएंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ, is your body itself alive or are you prisoner of it? Now that can be broken into deeper questions. What is life? What is self? And scary part is knowing what is what. So, welcome to philosophy, my friends. तो इसी के साथ I want to cordially welcome our guest. It's my polite request to convivial, considerate and generous personality, Gaurav sir, to please guide the stage. Thank you. Once again, welcome you all for being here. जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि वाई फिलॉसफी, तो हम सब यहाँ पे आज वर्ल्ड फिलॉसफी डे को सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं. तो सवाल बहुत गंभीर हैं फिलॉसफी से जुड़े. तो आज हमारी जो मैम हैं वो हमारी शंकाओं को दूर करेंगी. तो अपनी छोटी सी एक बात में रखते हुए फिलॉसफी की आज एक शुरुआत करता हूँ इस सेशन के लिए. एक छोटी सी कहानी है जो इस पूरे सेमिनार को आपके साथ जोड़ती है. कि एक बार की बात है, एक मछुआरा सुबह मछली पकड़ने के लिए निकलता है. जल्दी निकल जाता है, सूरज नहीं निकला, तो अंधेरा है. उसने अपना जाल रिवर में फेंका तो उसमें अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मछली तो नहीं फंसी, बट लेकिन एक पैकेट वो उसमें फंस के आ गया. तो जब उसने उसको खोला तो उसने देखा अंधेरा है तो उसे कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन जब उसने उसमें हाथ डाला तो उसे लगा कि इसमें कुछ पत्थर पड़े हैं, मछली तो नहीं है. तो वो बड़ा सैड हुआ. उसे लगा कि कुछ देर बाद सूरज निकलेगा तो मैं मछली का जाल डाल लूँगा और मछली लेके जाऊँगा. ठीक है. तो उसने क्या काम किया, उस पैकेट्स को निकाल के एक एक पत्थर को नदी में वो डालने लगा. तो जो उसकी आवाज़ है छपाक की, उसको वो सुन के इंजॉय कर रहा है, उसे काफ़ी आनंद आ रहा है इस चीज़ में. तो उसने करीबन 50-60 पत्थर वो ऐसे ही उठा के नदी में फेंकने शुरू किए. तो जब वो आखिरी पत्थर फेंक रहा था तो उस टाइम पे सूरज की जो किरणें हैं उस पत्थर पे पड़ती हैं और वो पत्थर चमकने लगता है. उसे एहसास होता है कि अरे ये जिस चीज़ को मैं पत्थर समझ के फेंक रहा था वो तो हीरे हैं. वो कुछ देर के लिए बहुत उदास होता है और रोना शुरू करता है. लेकिन कुछ देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि थैंक गॉड कि आखिरी पत्थर तो उसके हाथ में बचा. अगर उसने ये भी फेंक दिया होता तो शायद उसे पता भी ना होता कि उसने क्या फेंक दिया है. तो ये उसके लिए लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था कि वो सूरज की किरण उस पत्थर पे पड़ी और वो हीरा बन गई. उसके लिए तो वो हीरा ही बनी है. तो ये कहानी केवल एक मछुआरे की नहीं है, ये व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे तो वो मछुआरा हम सभी हैं. हम अपने उस अमूल्य जीवन के जो पत्थर हैं, जिनको हम पत्थर समझ के फेंक रहे हैं, कुछ उसी की तरह स्टोरी है कि हमारी लाइफ हम कहाँ जा रहे हैं.
वाई, जैसे इन्होंने कहा ना कि हम यहाँ पे क्यों हैं, वाई। तो फिलॉसफी आपको जीवन का जो मीनिंग है वो देने का काम करती है। तो दैट्स वाई फिलॉसफी। सो मैम हमारे बीच में हैं, तो इस चीज़ पे आज डिटेल में आपके सामने मैम एक पक्ष रखेगी कि वाई फिलॉसफी, और जीवन के ये पत्थर जो आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये जीवन के अमूल्य मोती हैं जो आपको दिखाई देंगे। कुछ एक सवाल जो आपके बीच हमेशा होने चाहिए कि आप और एक एनिमल में क्या फ़र्क है, आप इस जीवन में क्यों हैं, क्या केवल प्रोडक्शन के लिए, खाने पीने और बच्चे पैदा किए जीवन से चले गए, क्या यही आपकी कीमत है या इससे कुछ और? एज ए ह्यूमन बीइंग होने के लिए आपको ऐसा क्या है जो आपके अंदर पैदा हो और आप अपने उस ह्यूमन जो एक डिग्निटी है उसको अपने अंदर एहसास करें। उसका ऋषियों ने हमारे अपने अंदर स्वादानुभूति की और हमें बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो आज हम वाई फिलॉसफी यहाँ पे आपके बीच में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो मैं अभी प्रिंसिपल सर को मैं कहूँगा कि हमारे बीच आए और 2 शब्द कहें। थैंक यू। पहले तो मैं सबको वर्ल्ड फ़िलॉसफी डे की मुबारकें देना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर मैडम शिवानी और गौरव जी को भी कि आज उन्होंने ये डे यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए इच्छा जताई, अरेंजमेंट किया, तो स्पेशल थैंक्स। आपने फ्रेज़ सुना होगा, गागर में सागर। फिलॉसफी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो जो जिसको आजकल हम कहते हैं ना कि समराइज़ का भी समराइज़ करके, तो ज़िंदगी में हो सकता है कि कुछ लोगों ने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी और उसका बाद में एक छोटी सी फिलॉसफी, एक छोटा सा यूनिवर्सल ट्रुथ बना के थ्योरी बना दी, तो वो जो क्रक्स निकल के आता है वही फिलॉसफी है। अब ये बात तो ठीक है कि कहानी पढ़ के शायद समझ जल्दी आ जाता है या एक्सपीरियंसेस से गलतियां करके समझ आ जाता है, तो वो समझना इजी होता है, नेचुरल होता है। लेकिन वो जो 2 लाइन एक्सपीरियंसेस के निकालनी हैं, उनको समझना कई बार बोरिंग लगता है और बहुत बार ये लगता है कि हमारे से ऊपर से निकल रहा है, कोई क्रक्स है ना। लेकिन सर्टनली सब्जेक्ट चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग हो, सब में फ़िलॉसफी है, सब में उनमें कंट्रीब्यूशन है, सब में लॉजिक है, और जब जहाँ जहाँ लॉजिक है वहाँ फ़िलॉसफी है। वैसे तो मैडम से बढ़िया बताने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो एनिमल और ह्यूमन के बीच का फ़र्क है वो यही है कि हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास अच्छे और बुरे को सोचने के लिए एबिलिटी है, और उसमें फ़िलॉसफी हमें बहुत हेल्प करती है। तो आप सबको वर्ल्ड फ़िलॉसफी डे की बहुत मुबारकें, और मैं पूरे मैनेजमेंट की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोफेसर शिवानी शर्मा जी को जी आया कहता हूँ, और रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका अपना ही कॉलेज है तो बार बार आते रहें। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर एक्सपीरियंस। और गौरव सर ने भी बहुत अच्छा हमें स्टोइसिज्म के बारे में एक लाइट शेड की है। उन्होंने बताया कि कंट्रोलिंग व्हाट यू कैन कंट्रोल। और अब today we are honored to have with us an eminent educationalist. Ma'am, we are really blessed to have your presence here. Ma'am needs no introduction as their work is their identity. When I was trying to learn about ma'am's accomplishments, I came across a 15-page long accomplishment list. And ma'am, I had tried to make some key points out of it. Ma'am is a Honorable President of India's Visitor Nominee to Central University, Vice President of Akhil Bharatiya Darshan Parishad, supervised more than 20 PhDs and MPhil theses, member of editorial board of journals at national level, an articulate fellow in publications, published various books and various newspapers, UGC nominee for Academic Advisory Committee and what not, ma'am. आपके बारे में बात करना तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाना।
तो मैम आपके लिए एक शायरी लिखी थी। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। रहते हैं वो लोग खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ I welcome ma'am on stage, and please ma'am guide us with your presence. ठीक है, थैंक यू। सो सबसे पहले तो प्रोफेसर अजय शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और जिन्होंने आप लोगों के इस एफ़र्ट को अप्रूव किया कि आप लोग वर्ल्ड फ़िलॉसफी डे को मना सके। और दूसरा धन्यवाद गौरव को, ऑर्गेनाइजर्स को, इतने बढ़िया प्रयास को, जिसने कहाँ से ढूंढ के ये शेर ढूंढा होगा। मुझे तो यही लग रहा है कि यही अपने आप में बहुत एफर्ट आपने किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च न्यू दिल्ली जो है वो हर वर्ष इस उपलक्ष्य को मनाने के लिए विशेष सहायता करती है फिलॉसफी के लोगों के लिए। तो इसका लक्ष्य ये होता है कि हम सोक्रेटिस के जन्म दिवस को मनाएं। World Philosophy Day is a day to be celebrated in the name of the Socrates. तो हमें मालूम होना चाहिए कि सोक्रेटिस की क्या ऐसी विशेषता थी, है ना। लेकिन हमें साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि सोक्रेटिस एक ग्रीक थिंकर रहे। तो दर्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीस में उत्पन्न हुआ है, दर्शन और भी जगहों पे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि आइडियाज़ से रिलेटेड जो हमारे एफर्ट्स हैं, दैट मीन्स जो हम कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं, फिलॉसफी इज़ नथिंग बट अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। तो आइडियाज़ केवल ग्रीस में हुए या चाइना में हुए या इंडिया में हुए, ऐसा नहीं है। आइडिया हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। तो आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि फ़िलॉसफी में ऐसा क्या विशेष है। जैसे कि शुरू में ही आपने कहा कि क्या अंतर है फ़िलॉसफी में और एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में, क्या अंतर है फ़िलॉसफी और, जैसे प्रोफेसर अजय ने बिल्कुल ठीक कहा कि हर सब्जेक्ट में फ़िलॉसफी जुड़ी हुई है। जो आपको पीएचडी डिग्री भी दी जाएगी, अगर वो फिज़िक्स में है, अगर वो केमिस्ट्री में है, तो दी इसी नाम से जाएगी, दैट फ़िलॉसफी डॉक्टरेट इन फ़िलॉसफी ऑफ केमिस्ट्री, ऑफ फिज़िक्स, ऑफ बॉटनी, ऑफ कॉमर्स, ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कहने का मतलब है कि विचारशीलता, थॉटफुलनेस जो है, ये बहुत फंडामेंटल है, चाहे किसी भी विषय में आप जाकर इसको समझने का प्रयास करें। तो एक बार पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे आपने यहाँ पे बुलाया, यहाँ पे अवसर दिया अपनी बात को रखने का, कहने का। तो जैसे कि गौरव ने भी अपनी बात में एक कहानी से शुरू की थी, तो मैं भी कुछ एक कहानियाँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि दर्शन क्या काम करता है, दर्शन का काम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, किस तरह की समस्याओं को हम इसमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत गहरी कहानियाँ नहीं कहूँगी, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं इस वक्त। एक धोबी है, वो रोज़ अपने गधे को लेके जाता है शहर में और वहाँ पे पेड़ के साथ उसको बांधता है और अपने काम करके वापस उसको घर लेकर आता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो रस्सी लेके जाना भूल जाता है। तो अब वो गधे को वहाँ पर ले तो जाता है, लेकिन बड़ा परेशान होता है कि मैं इसको अगर बांध के नहीं गया तो मेरे आते तक तो ये चला जाएगा। तो मैं मतलब ये नुकसान नहीं झेलना चाहता कि भाई मेरे पास ये एकमात्र प्रॉपर्टी है और ये मेरे हाथ से निकल जाए। तो वहाँ से कहते हैं कि वेदांत के आचार्य जा रहे थे, ठीक, वेदांत दर्शन है, हमें मालूम है ना। तो वहाँ पर वो आचार्य देखते हैं कि ये बड़ा परेशान है, तो पूछते हैं क्या बात है भैया। वो कहते हैं कि मैं आज रस्सी लाना भूल गया हूँ और ये गधे को मुझे बांधना है ताकि मैं ये यहाँ टिका रहे और जब मैं काम करके आऊँ तो मैं इसको वापस घर लेके जा सकूँ। तो वो कहते तुम्हें कुछ नहीं करना है,
उसके सामने से यूं करके जैसे रस्सी बांधते हैं, बस उसकी आंखों के आगे से वो रस्सी घुमाने का तुम आडंबर कर दो। कहता है अच्छा ये भी कोई फॉर्मूला है। और वो कहता है अब तुमने इसको ऐसे घुमा के इसको ऐसा लगे कि ये बंध गया है, तुम आराम से चले जाओ। और हैरानी की बात है कि जब वो वापस आता है तो वो गधा वहीं मिलता है उसको, और उसको वो लेके चलने की तैयारी करता है। वो गधा अब चले ना। कहने का अर्थ कि उसने मान लिया कि मैं बंधा हुआ हूँ। फिर आचार्य गुजर रहे हैं कि भैया अब इसके सामने से वो खोलो जो तुमने किया था, जो बांधा था उसको। कहने का भाव कि हम में ये बुद्धि, जिसको हम गर्दभ बुद्धि बोलते हैं, गर्दभ बुद्धि का मतलब कि ये जो गधापन है हमारा, कि हम बंधते हैं, अपने आप को बांधते हैं। और दर्शन यही काम करता है कि वो आपको दिखाता है कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं, उससे मुक्त कैसे होना है, उससे कैसे खुलना है। तो आप सोचिए कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं। अभी तो आपकी अवस्था नहीं है ये सोचने की, लेकिन हम लोग क्योंकि मजबूर हैं कि हमारे को लगता है कि बच्चा जो है यही ट्रेनिंग के उसके दिन है, यहीं पे है ना। जो आपकी ट्रेनिंग जितनी जल्दी शुरू होगी उतना आपको आप लंबी रेस के जैसे बोलते हैं है ना, घोड़े बनते हैं, दौड़ते हैं। तो ट्रेनिंग जितनी जल्दी शुरू होगी, और ब्रह्मचर्य पहले 25 वर्ष इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो पहले 25 वर्षों में ही संभालने योग्य है। वो जो आग है हमारी, उसको होल्ड हमें पहले 25 वर्षों में ही सीखने की आवश्यकता है। नहीं तो बार बार कहा कि हमारे में और पशु में क्या अंतर है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीन पशुभिर्नराणाम। जिस व्यक्ति में धर्म नाम की चीज़ नहीं है, और ये धर्म कोई रिलीजन नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, गौरव जानते हैं इस बात को, मैं अपने लेक्चर्स में बार बार ये, क्योंकि IKS डिवीज़न UGC का एक नया बना है, उसकी मैं सदस्य हूँ, तो उसमें हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताएं कि धर्म इज़ नॉट रिलीजन। रिलीजन में आवश्यक है 1 बुक, 1 प्रॉफिट एंड 1 गॉड। एक ईश्वर होना चाहिए। हमारे यहाँ ईश्वर कितने बैठे? 33 करोड़ तो हम जानते ही हैं, बोलते ही हैं, है ना। चाहे 33 करोड़ हमें पता ना हो, लेकिन एक तो नहीं है। आप शिव के उपासक हो सकते हैं, ये विष्णु की हो सकती हैं, ये शक्ति की हो सकती हैं, कोई ब्रह्मा का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कई तो वृक्ष को पूज रहे हैं, कई पत्थर को पूज रहे हैं, तो सबको छूट है। तो कहने का भाव 1 गॉड तो बिल्कुल भी नहीं है। 1 बुक है। बुक कितनी है हमारी? वेद कितने हैं? 4 के अलावा कोई और ग्रंथ ऐसा याद आता है जो स्मृति पे आपको लगे कि प्रभाव डालता है? भगवत गीता, ठीक, पुराण, इतिहास, रामायण घरों में रखी होगी बहुत लोगों ने, है ना, रखते हैं। और ये भी हम मान लेते हैं कि महाभारत नहीं रखते, है ना। पर कहने का भाव ये कि 1 गॉड, ना 1 बुक। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वो होता है जो आपको धर्म का उपदेश दे। तो कौन है जो धर्म का उपदेश दे रहा है आपको यहाँ पर? राम, कृष्ण, सो मच सो आपको बुद्ध भी है, हर तरह के। वो भी एक नहीं है, पर वो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट वो है जो एक तरह से एक एडवांटेजियस पॉइंट पे बैठा हुआ है, एक ऐसी अवस्था पे बैठा है जो सब जिसको पूजेंगे। वहाँ पे राम को पूजा नहीं जा रहा है, राम स्वयं पीड़ा में से गुजर रहे हैं। कृष्ण को पूजा नहीं जा रहा है, कृष्ण स्वयं पीड़ा में से गुजर रहे हैं। अगर वो अपने आप को वाकई ईश्वर मान लेते तो शायद वो कुछ भी ना कर पाते, वो करते ही ना, जानबूझ के कुछ ना करते, लेकिन वो पार्टिसिपेट करते हैं जीवन में। तो कर्मण्यता, कर्मठता, कर्मशीलता, ये जीवन का लक्ष्य है। दूर से बैठे आप सोचें कि सारी खिचड़ी अपने आप पकेगी, नहीं पकेगी, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और उससे पहले खिचड़ी बनाने के नियम पता होने चाहिए। जब जीवन जीना है तो जीवन को जीने का तरीका, फॉर्मूला, सब रेसिपीज आनी चाहिए, है ना। कब कहाँ कितना नमक डलेगा, क्या डलेगा, ये सब आपको पहले पता होना चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि जब आप ग्राउंड में उतरें, हॉकी खेलनी है, बैडमिंटन खेलना है, जो भी खेलना है, नियम पहले पता होने चाहिए। दर्शन यही काम करता है।
आपकी तैयारी करता है। कितने पुरुषार्थ हैं? पुरुषार्थ कितने फिलॉसफी के? 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आपको सिर्फ काम, अभी जो आपकी अवस्था है वो काम के अनुरूप बिल्कुल परफेक्ट है ना, लेकिन आपको यही कहा जाएगा कि इसी को कंट्रोल करना है। और आपको कहाँ लक्ष्य क्या दिया जाएगा कि धर्म के अनुकूल। जैसे ही ब्रह्मचर्य खत्म हुआ, साथ ही साथ आपका गृहस्थ, वो दूसरी तरह की आग है ना, मानसिक रूप से, राइट। तो आपको ट्रेनिंग ये दी जाएगी कि आप अपने को, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना सीखें, वॉटेवर में, जिस तरह से भी कर सकें, पर खैर नियम तो उसके आवश्यक हैं। तो कहने का भाव ये है। दूसरी कथा, एक राजकुमार है, ठीक। अब पहली कथा से हमें ये समझ आया कि कर्म जो है ये हमें बांधता है ना, हमारी साइकोलॉजी जो है, जो माइंड सेट है, ये हमें बांधता है और हम अपने आप को बंधे हुए महसूस भी करते हैं बहुत सी चीज़ों से, ठीक। दूसरी कथा कि एक राजकुमार है, छोटा है वो। अब उसकी माँ जो है, जैसे लड़कों की माएँ जो होती हैं, उनको जब लड़की का शौक होता है तो वो लड़के को ही लड़की बना के तैयार कर देती हैं कभी कभी, है ना। वो फ्रॉक पहनाएंगी और साज सज्जा करके उसको बिल्कुल लड़की के रूप में उसको तैयार कर देती है उसकी जो माँ है। अब वो जो प्रिंस है वो बिल्कुल लड़की के रूप में बड़ा सुंदर बच्चा बन के तैयार हो गया। तो माँ क्या कहती है कि एक चित्रकार को बुलाती है और उसका चित्र बनवाती है बिठा के। अब वो जो चित्र बनवाती है वो हमेशा के लिए बन गया। अब जैसे वो लड़का ग्रो कर गया, बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया और उसके विवाह की बात चलनी शुरू हुई, तो वो देखता है उस चित्र को, वो जो एक लड़की है, जो सुंदर लड़की उसको दिखाई दे रही है, उसको नहीं पता कि ये उसका अपना चित्र है। वो इतने मोह में पड़ता है कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। माँ को, राजगुरु को बुला के कहता है कि मुझे इससे मिलवाया जाए, मैं विवाह इससे करूँगा। और फिर राजगुरु क्या है? ही इज़ अ सिंबल ऑफ गाइड, टीचर। वो बताता है गुरु तुम ही हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जागो। कहने का भाव आत्मसम्मोहन, क्योंकि हम अपने को जानते नहीं है ना, तो कहीं भी अटैच होते हैं। अटैचमेंट इस वक्त आपके जो सबसे क्लोजेस्ट चीज़ है, आइडिया है, वो है अटैचमेंट्स, है ना। सबके मन में इस वक्त कोई ना कोई आ गया है ना। तो कहने का भाव ये है कि ये अटैचमेंट कहाँ लगी हुई है और कहाँ लगाने का विषय है। ये अभी के लिए ठीक है, लेकिन एक वो समय भी दूर नहीं है कि जब इन अटैचमेंट से आप स्वयं को काटना शुरू करेंगे। और फिर वो काटने के बाद लगानी कहाँ है? आत्म में, अपने में। तो ये दर्शन का काम है। दर्शन कोई ऐसा विषय नहीं है कि आप सोचेंगे बहुत जो जोक्स बनते हैं कि वो फिलोसोफर तो वो होता है कि पता नहीं क्या क्या अजीब से जोक्स हम बनाते हैं। नो, दे आर द मोस्ट रियलिस्टिक पीपल अराउंड। आपको जितना आपका वो एनालिसिस, विश्लेषण करके आपको कटु रूप से दिखा सकते हैं, मुझे लगता है कोई नहीं कर सकता। जितने क्रिटिकल थिंकर्स वो हो सकते हैं, जितनी कमियां वो निकाल के सामने रख सकते हैं, मुझे लगता है और कोई नहीं कर सकता। और बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली, कोई उनका कोई द्वेष भाव से नहीं वो करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, आपकी ये वीकनेस है। तो कहने का भाव ये है कि फिलॉसफी का एक जो काम है, एक जो लक्षण है, वो ये भी है कि बंधन को काटना, दूसरा अपने को पहचानना, मोह में ना पड़ना, दूसरा काम ये भी है। सिर्फ यही नहीं, और क्या क्या काम हो सकते हैं। तीसरा, एक और कथा सुनिए। गुरु चेला जा रहे हैं, है ना, तो गठड़ी उठाई हुई है गुरु ने, राइट। तो चेला कहता है कि गुरु जी मुझे बताइए कि ये अनासक्ति क्या होती है, डिटैचमेंट क्या है। हम अभी बात करें मोह क्या है ना। अभी हमने बात की कि मोह में पड़ जाते हैं हम, तो मोह को छोड़ना कैसे है। तो वो कहता है, चेला पूछता है, शिष्य पूछता है कि गुरुजी ये बताइए कि ये मोह का त्याग कैसे किया जाए। तो गुरु अपनी गठड़ी उठाए हुए हैं, तो वो एकदम से गठड़ी को छोड़ देते हैं कि ये लो, बिल्कुल इसी तरह जो मैं कैरी कर रहा हूँ उसको जैसे ही मैं छोड़ूंगा, वो ही मोह को डिटैच करने वाला काम है।
तो कहने का भाव ये है कि हम कितने अटैच्ड हैं और कितनी आसानी से हम अपने आप को डिटैच कर सकते हैं चीज़ों के साथ, यही काम फ़िलॉसफी का है। और यही मुझे लगता है कि सिर्फ फ़िलॉसफी का ही नहीं है, सभी साइंसेस का अपने अपने रूप से सभी साइंसेस यही काम करती हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ, इन बातों के साथ मैं अब विषय पर आती हूँ आपके साथ कि ये फ़िलॉसफी क्यों पढ़नी चाहिए। फ़िलॉसफी का हमें समझ आ गया ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, बंधन को समझना, बंधन में जो मोह बंधा हुआ है हमारा उसको समझना, उससे डिटैच करने के निरंतर प्रयास करने, एक ही बार नहीं है, कई बार है, बार बार है। तो यही काम सोक्रेटिस ने भी किया। सोक्रेटिस क्या करते थे? डायलॉग करते थे, है ना। वो डायलॉग का क्या अर्थ होता है? एक कथा आती है उपनिषद में, वो भी अब सुना देती हूँ क्योंकि कंटेक्स्ट है, कि उपनिषद में 3 देवता बड़े प्रसिद्ध हैं। एक वायु, एक अग्नि और एक इंद्र। तो कहते हैं कि वायु जो है वहाँ पर एक यक्ष उत्पन्न होते हैं। तो यक्ष जो है वो इन तीनों देवताओं के सामने आते हैं और उनको दिखाते हैं कि भाई हाँ मैं कुछ हूँ। हेलो। तो ये तीनों देवता जब देखते हैं कि यक्ष जो है ये आ गए हैं तो एक एक करके जाते हैं उनके पास। तो पहले जाता है वायु। तो वायु बोलते हैं कि तुम कौन हो भाई, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। तो वो कहता तुम मुझे नहीं जानते। कहता नहीं। अच्छा फिर तुम बताओ कि तुम कौन हो। वो कहता है मैं वायु हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मैं ये सामर्थ्य रखता हूँ कि दुनिया की किसी भी चीज़ को मैं यूँ करके उड़ा सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि वो जो यक्ष हैं, जो ब्रह्म है एक्चुअली, वो एक तिनका रखते हैं वायु के आगे, लो उड़ाओ। वो वायु सारा जोर लगा लेते हैं लेकिन वो तिनके को उड़ा नहीं पाते हैं और बड़ा शर्मिंदगी से वापस लौटते हैं। जाके अग्नि को बताते हैं कि भाई अपनी तो चली नहीं है, अब तुम जाओ। तो अग्नि जाते हैं। तो अग्नि जाके पूछते हैं यक्ष कि भैया कौन हो तुम, बताओ। विनम्रता से पूछते हैं कि बताइए आप कौन हैं गुरुवर। वो कहते कि मेरे बारे में छोड़ो, पहले तुम अपना बताओ, तुम कौन हो। मैं आग, मैं जला सकता हूँ, कोई भी चीज़ रखिए, मैं सामने के सामने आके। वो फिर रख देता है तिनका, लो जलाओ। पूरी जोर लगाते हैं, नहीं जलता, वापस लौट जाते हैं। अब वो इंद्र को कहते हैं। इंद्र इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फायर। एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब भी हम भारतीय परंपरा या भारतीय दार्शनिक इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स को समझने की कोशिश करें, उसमें एक बहुत सिंबलिज्म एम्बेडेड होता है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने देखी है इन आँखों में महकती खुशबू। कभी आँखों में खुशबू देख सकता आदमी? होती भी है, देखने की तो बात ही दूर है। लेकिन आप सब यकीन करेंगे जिस दिन आपके जो प्रियतम हैं वो आपको ये कहेंगे, आप कहोगे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी देखी तुम्हारी आंखों में। तुम्हें पता है कि आंख में कोई खुशबू नहीं हो सकती, लेकिन मूर्ख बनने के लिए तैयार बैठे हो और बनाने के लिए भी तैयार बैठे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, कहने का भाव ये कि ये सिंबॉलिक मीनिंग है और सिंबलिज्म हमें प्रभावित करता है, हमारे दिल को छूता है। हम चाहते हैं कि हमसे कोई सिंबलिज्म में बात करें, हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई पोएटिक टच में बात करे हर वक्त। जैसे इन्होंने इतना फ्लैटर कर दिया, हमें भी लगा कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मान गए हम तो। सारे एक एक शब्द को हमने साक्षात बिल्कुल सत्य माना अपने बारे में, अच्छा लगता है। लेकिन हमें पता है कि जब 21 किलोमीटर दौड़ने के लिए हम उतरते हैं तो कितने प्राण सूख रहे होते हैं कि नहीं पॉसिबल नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि ये सिंबलिज्म दर्शन का माध्यम है। सिंबलिज्म के माध्यम से अब बहुत सी ऐसी चीज़, ये जो कहानियाँ चल रही हैं, ये क्या चल रही हैं? सिंबलिज्म, कुछ नहीं है। हमें पता है, हमें सिर्फ मैसेज निकालना है। हमें बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वायु वाकई यक्ष के पास गया था या नहीं। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि इंद्र यक्ष के पास गए कि नहीं गए, हमें बिल्कुल नहीं पता अग्नि इंद्र के पास वहाँ गए, यक्ष के पास कि नहीं गए। लेकिन उपनिषद में आता है, इसलिए कोई पर्पस है उस कथा का। ऐसा नहीं है कि वो मीनिंगलेस है, वो आपको कुछ समझाना चाह रही है ये कथा। उसमें से क्या, अब देखिए आगे,
इंद्र जब जा रहे हैं तो इंद्र माना जाता है कि ही इज द मोस्ट पावरफुल, नॉट मैन, एंटिटी। एंटिटीज में जब आप सोचने की आप में एलिजिबिलिटी हो जाएगी ना, जब आप एंटिटी को सोचेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे ये पुरुष है ये महिला है, जब आप जेंडर से उठ के निकल के ट्रांसेंड करके एंटिटीज़ के रूप में चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, वहाँ आपकी फ़िलॉसफी शुरू होने लग जाएगी। आप समझिए, जब आप लैंग्वेज में था, थी, इसके बियॉन्ड जब चलने लगेंगे तो फिलॉसफी शुरू होने लग जाएगी। तो वो कहते हैं कि इंद्र अपने अभिमान के लिए बहुत माने गए हैं, कि उनमें बड़ा अहंकार है कि मैं सबसे टॉप मोस्ट हूँ, मैं सबसे लास्ट में एंट्री दूंगा। तो जैसे वो यक्ष के पास जाते हैं तो यक्ष वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। ये डिसअपियर होने का क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि पहले दोनों के साथ संवाद था, उन दोनों के साथ बातचीत हो रही थी कि तुम कौन हो, वो पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए अपने बारे में। लेकिन इंद्र को देखते ही वो डिसअपियर हुआ, यक्ष जो ब्रह्म है वो डिसअपियर हुआ। क्यों? क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हो गया कि इसके साथ संवाद स्थापित नहीं किया जा सकता। जहाँ डायलॉग नहीं हो सकता वहाँ पे कोई एवोल्यूशन, कोई ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, साइकोलॉजिकल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो कहने का भाव, सोक्रेटिस भी इस डायलॉग को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो वर्ल्ड फिलोसफी डे का मेन पर्पस है, कि जब तक आप डायलॉग में इंडल्ज नहीं, और ध्यान रखिए हर प्रश्न नहीं होता है। डायलॉग का मतलब ये नहीं कि आप जो पूछेंगे वही प्रश्न है, पर फिर भी पूछिए। क्यों? क्योंकि पूछने से ही पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितना अज्ञान में हूँ, या ये प्रश्न नहीं था। हर प्रश्न नहीं होता, हर जिज्ञासा प्रश्न नहीं होता। तो कहने का भाव ये कि वेस्ट में अगर आप ग्रीस में जाएंगे तो आपको वहाँ सोक्रेटिस मिलेंगे जो डायलॉग कर रहे हैं। और उनका क्या मेथड था? सोक्रेटिक मेथड क्या था कि वो यंगस्टर्स के साथ इंडल्ज करते थे कि अच्छा बताओ फ्रेंडशिप क्या होती है। वो अब अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेंडशिप क्या होती है तो आप अपने फ्रेंड का नाम बताएंगे, आप फ्रेंडशिप की डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे। आप कहेंगे नहीं वो मेरा फ्रेंड है, तो सोक्रेटिस पूछेगा मैंने तो फ्रेंडशिप की परिभाषा पूछी है। तो फ्रेंड वो होता है, फ्रेंडशिप वो होती है जिसमें आप हमेशा किसी के लिए अवेलेबल हो। और फिर आपको साथ ही वो ये बताएगा कि बहुत से ऐसे मित्र थे जिनको आप क्लेम करते थे कि आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन ऐन मौके पे वो गायब होते हुए देखे गए। ठीक, फिर ऐसे मौक़ों पर कौन उपलब्ध था? माँ, बाप, भाई, बहन। तो वो फ्रेंड नहीं है तुम्हारे ना। फिर वो बच्चा क्या बोलेगा? नहीं वो तो मम्मी है, वो तो पापा हैं, वो तो ये है, वो तो इसका मतलब मम्मी पापा फ्रेंड नहीं हो सकते ना। फिर वो कहेगा कि फिर फ्रेंडशिप की डेफिनेशन देखिए, डाइल्यूट कैसे होती हैं चीज़ें, कैसे ब्लेंड करता है वो चीज़ों को। आप ही कोई आगे से जो आपके पर्दा, सूर्य के आगे बादल आता है और हम कहते हैं कि आज सूर्य नहीं निकला। सूर्य प्रकाश है भाई, सूर्य ज्ञान है, ज्ञान को नहीं ढका जा सकता। हमारी आंखों पे पर्दा आ सकता है, सूर्य के आगे बादल आ सकता है, लेकिन सूर्य तो वहीं पर है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सूर्य है नहीं, वो तो बादल, हमारा ज्ञान जो है हमें घेर लेता है कहीं ना कहीं से। तो कहने का भाव ये है कि जो आपकी कंसेप्चुअल जर्नी है, जो कंसेप्चुअल आइडियाज़ हैं, वो ही आपको बांधते हैं, उन्हीं को आपको डाइल्यूट करना है, उन्हीं को खोलने का प्रयास करना है। एफर्ट किस में करनी है? कंसेप्चुअली, एब्स्ट्रैक्शन में सोचने की कोशिश करनी। कभी आपने सोचा है मैथ्स, बहुत सारे फिलोसोफर्स जो थे वो मैथ्स से थे, फिजिक्स से थे, क्यों हो सकते हैं? गौरव तो साइंस का स्टूडेंट रहा है, ही नोज इट। क्यों? क्योंकि वो भी कॉन्सेप्ट में सोचते हैं। मैथमेटिशियन जो है वो फिजिकल 1 1 1 2 2 करता है या कंसेप्चुअली करता है? 1 नंबर जो है, आप सोच कर देखिए कि आपको अगर हिंदी में लिख कर दिया जाए, पंजाबी में स्क्रिप्ट में ना दिया जाए, तो क्या आप 1 सोच नहीं सकते? सोच सकते हैं। आइडिया ऑफ नंबर, आइडिया and the object, they are different things. Science dwells into the object, philosophy dwells into the idea of that object. तो इसलिए it is a second order inquiry. हम कभी भी नहीं कहते कि भी मैं ये पहली बार मैं ही सोच रहा हूँ, वो कहते ये अहंकार है। आपसे पहले जितने लोग आए उनमें से आधी दुनिया ने तो सोचा हुआ है जो आप आज सोच रहे हैं,
और यही सर्वे ऑफ लिटरेचर भी होता है, यही गुरु वंदन भी होता है कि जिन्होंने पहले काम किया है, जिन्होंने पहले सोचा है, मैं पहले उनके बारे में जानूं कि उन्होंने इस आइडिया के बारे में क्या क्या कहा है, तब जाके मैं अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी दृष्टि डेवलप कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ वो बहुत लॉपसाइडेड आपकी आउटलुक मानी जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि टू थिंक इन आइडियाज़, टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्शन, ये फिलॉसफी की स्ट्रेंथ है, ये फ़िलॉसफी का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, जहाँ से मुझे लगता है कि फ़िलॉसफी के स्टूडेंट्स जो डिफरेंट बनते हैं ना, जिनको देख के ही लगता है कि हाँ ये कुछ डिफरेंट करेगा या डिफरेंट करेगी, ये उनकी इस कैपेसिटी से टू इवैल्यूएट थिंग्स, टू एनालाइज, टू स्क्रूटनाइज क्रिटिकली, ये उनकी एक विशेषता मानी जाती है। एनी हाउ, सोक्रेटिस से, हाँ, अच्छा, अब एक और देखिए कि हमारा, क्योंकि फ़िलॉसफी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा रहा है आपको, है ना, पूरा एक डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज पढ़ाया जा रहा है, तो ये एजुकेशन का क्या पर्पस होना चाहिए? एजुकेशन का कोई पर्पस होना चाहिए ना, आपको यहाँ एजुकेट किया जा रहा है, कॉलेज आते हैं, आपको एक डिग्री दी जाएगी लास्ट में, तो वो क्या पर्पस है कि आप नौकरी कल को पाएं, ये पर्पस होना चाहिए। तो ये मैकॉले ने एक बड़ा काम हमारा ख़राब किया है। आप लोगों को याद होगा मैकॉले कौन है, पढ़ाया गया होगा हिस्ट्री में, है ना, कुछ सुना होगा, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में सुना होगा कि लोगों ने, ये आप जो आज आज़ाद हैं, इसके पीछे बहुत सारा होमवर्क हुआ है, बहुत सारे सर कटे हैं, बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है ना। तो ये जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं, इसकी एक हिस्ट्री है। तो इस हिस्ट्री में जब जाते हैं तो हमारे को दिखाई देते हैं ब्रिटिश, हमारे को दिखाई देते हैं मुगल्स, ठीक। तो मैकॉले एक ऐसे ब्रिटिशर हुए जो एक तरह से ब्रिटिश राज्य का यहाँ पर प्रसार प्रचार करने के लिए आए, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है वो इस लायक नहीं है कि उसको बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे एक शिक्षा पद्धति पहले चल रही थी, यही मतलब हुआ। वो शिक्षा पद्धति इन लोगों को वो बनाने में नहीं, मतलब जो हम बनाना चाहते हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो इनको क्या पढ़ाया जाएगा? इन्हें पढ़ाई जाएगी अंग्रेजी, ठीक। और उस शिक्षा का उद्देश्य क्या रहेगा? नौकरी लेना। अब बताइए, नौकरी लेने का क्या उद्देश्य होता है? कोई फियर है ना आपका कि नौकरी होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। मतलब जो लोग बहुत मुझे लगता है वो रेवोल्यूशनरी कहती हूँ मैं उन लोगों को, कि बहुत रिस्क टेकर्स जो होते हैं कि वो नौकरी के बिना जीना सीखते हैं, जानते हैं। बहुत से लोग हैं जो स्टार्टअप्स करते हैं, वो लोग दे आर द डेयर डेविल्स आई वुड से। लेकिन जो लोग एक साधारण सोच के साथ चल रहे हैं कि एजुकेशन, जॉब एंड देन मैरिज एंड देन फैमिली, यही सोच है ना, नॉर्मल सोच यही आपको घरों से हमें मिलती है, सबको मिलती है, ठीक है। लेकिन ये एक इनसिक्योरिटी का लक्षण हमारे भीतर क्यों डाला गया? हमें ये क्यों सिखाया गया कि शिक्षा का उद्देश्य, एजुकेशन का उद्देश्य नौकरी होना चाहिए? हमारे यहाँ पे कहा गया विद्या यासा विमुक्तये, विद्या ददाति विनयम। विद्या का उद्देश्य है आप में विनम्रता आए। विद्या का उद्देश्य है कि जो आपको लिबरेट करे, बांधे नहीं। अब ये मुक्त करने का अर्थ यहाँ पे डिसलॉयल होने के लिए नहीं कहा जा रहा, लॉयल्टी के साथ मत कंफ्यूज कीजिएगा, ठीक है। विद्या यासा विमुक्तये का मतलब है कि आपकी जो एक बंधन की जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो। तो अगर विद्या के साथ आप जोड़ देंगे किसको? नौकरी को, तो आप किसको जोड़ रहे हैं? आप एक फियर को, कंपटीशन को जनरेट कर रहे हैं, और वही हुआ है। कोटा भरा पड़ा है इस फियर फैक्टर से, है ना। और अगर कोई एजुकेशन
आपको इस तरह के फियर से इंट्रोड्यूस करती है, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है सोचने के लिए कि क्या उस एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम मानना चाहिए या नहीं। मैं उत्तर नहीं चाह रही, मैं उत्तर बिल्कुल नहीं चाह रही। आप लोग सोचिए इस पे कि कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो आप में एक एंग्जाइटी को डेवलप कर दे, तो क्या वो एजुकेशन सिस्टम है, या एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आपको विद्या केवल इसलिए, और शायद यही कारण है कि हर व्यक्ति जो है विद्या के लिए शायद ना भी बना हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप बाहर की कंट्रीज़ में देखिए, हायर क्वालिफिकेशन के लिए सभी लोग नहीं जाते हैं, सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनकी रुचि है। तो कहने का भाव ये है कि जब हमारे सामने एक इन्वेजन, हमने भारत को ये समझ लिया पिछले 500 वर्षों का आउटकम, जहाँ इन्वेजन्स हुए और उन इन्वेजन्स का रिजल्ट मात्र ये आया कि हमें एक एजुकेशन सिस्टम पकड़ा दिया गया और वो एजुकेशन सिस्टम हम पर लागू कर दिया गया। हम ये नहीं कह रहे कि उसको हटाया जाए, बिल्कुल नहीं। उसी के होते हुए हमें ये समझ आएगी कि एजुकेशन और विद्या में क्या अंतर है। वी आर नॉट हियर merely to gain degrees. The purpose, again, the purpose of life is equal to the purpose of philosophy. एक विक्टर फ्रैंकल की, इनको किताब ज़रूर रिकमेंड करिए आप लोग, मीनिंग, सर्च फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना। तो उसमें वो बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है आपने इस बारे में भी सुना होगा कि जब हॉलोकास्ट हुआ था, जब जर्मन नाजीज़ ने पकड़ पकड़ के लोगों को गैस के चेम्बर्स में बंद करके उनको बिल्कुल इन द विफ जिसे कहते हैं सेकेंड उनको उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। तो उस दौरान एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं विक्टर फ्रैंकल, जिनकी किताब मैं चर्चा कर रही हूँ, तो उनको भी बंदी बनाया गया। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर दो तरह के लोगों की लाइन लगती है कैंप्स में। एक ऐसे लोग जो ठीक नहीं रहते, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ठीक, और एक ऐसे लोग जो तगड़े हैं थोड़े, है ना। हमारी भारतीय सेना का एक लोगो है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, है ना। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दो तरह की लाइन रोज़ लगती है। एक ऐसे लोग जो अपने आप को कैरी नहीं कर रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे, अपना शरीर मिला हुआ है लेकिन शरीर का ध्यान नहीं रख पा रहे। एक वो लोग जो थोड़े ठीक ठाक हैं। अब उसको ये भी समझ आई कि इसका मतलब है कि ये जो ठीक नहीं रहते हैं, इनको ये केमिकल चैम्बर्स में भेज रहे हैं, क्योंकि वो लोग रेलवे लाइन बिछवा रहे थे, तो नेचुरली अब वो बुज़ुर्गों से तो रेलवे लाइन बिछेगी नहीं, तो उनको तो भेज दो गैस चैम्बर्स में, और जो लोग कर सकते हैं कुछ काम उनको रख लो, प्रिजर्व कर लो। तो उसने वहाँ से ये मैसेज बनाया अपने लिए, औरों के लिए भी, जो अपनी किताब में लिखते हैं, दैट बिकेम मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर मी इन दोज डेज। क्योंकि मुझे ये समझ आ गई कि अगर मेरा शरीर ठीक रहेगा, और कहता दिन में 2 बार सूप और 2 पीस ब्रेड, 2 सुबह 2 शाम, बस इतना ही मिलता था, लेकिन फिर भी वो विल नॉट टू डाई, वो अंदर उसके जो आग थी कि मुझे जिंदा रहना है, ताकि शरीर होगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा। ये शरीर ही अगर निकल गया तो मेरे पास कुछ भी रियलाइज करने के लिए नहीं बचेगा। ये अवेयरनेस जो आज के एथलीट्स हैं, जो भी आप लोगों में से जो एथलेटिक माइंड्स होंगे, दे वुड अंडरस्टैंड, दे वुड रिलेट कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ योर बॉडी। बॉडी इज़ लाइक अ टेम्पल, और उस टेम्पल के थ्रू ही आप जो कुछ भी रियलाइज करते हैं उसी के माध्यम से करना पड़ेगा। तो विक्टर फ्रैंकल का ये मैसेज इन द सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ, वो कहता सबसे पहला मीनिंग ऑफ लाइफ मेरा यही है कि मुझे ज़िंदा कैसे रहना है। और ज़िंदा तो पशु भी रहता है ना, पशु भी रहता है, लेकिन उसके जीने में और मेरे जीने में कितना अंतर है, क्या अंतर है, ये कब हम समझेंगे। हम हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हम, लेकिन हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया जाता, है ना। नहीं तो अब जो हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है उसके लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, स्पाइनलेस, है ना, कि इसकी रीढ़ की हड्डी बहुत कमज़ोर है, ये स्टैंड नहीं ले सकता अपनी बात पे, है ना। तो कहने का भाव मात्र इतना है कि फिलॉसफी का और एजुकेशन का उद्देश्य
दोनों, अगर हम एजुकेशन का मात्र ये उद्देश्य समझ रहे हैं कि ये एक दर्पण है, जो मैं हूँ वही दिखाएगी मुझे, नहीं, वो नहीं दिखाएगी। आपको एक खिड़की देनी है। एजुकेशन का काम है वो जो दर्पण है, जो शीशा लगा हुआ है, वो शीशा नहीं है, वहाँ से सोच के देखिए, विजुलाइज कीजिए कि अगर वो खिड़की बन जाए तो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। स्वयं को देखना वो एक लक्ष्य हो सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द एम्स ऑफ फिलोसफी, टू रिफ्लेक्ट ऑन हु यू आर, बट इट इज़ नॉट द गोल, इट इज़ नॉट द एम, इट इज़ टू हाउ फार यू कैन सी, हाउ डिस्टेंट यू कैन सी। सो दूसरा एक और जो हमारे भारतीय परंपरा में आता है वो क्या है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। सुना हुआ है लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है तमसो माँ ज्योतिर्गमय? क्या अर्थ होता है इसका? क्या अर्थ होता है जिन्होंने नहीं सुना? हाँ बताइए। अंधेरे से निकालती है माँ, मैं विद्या की तरफ लेकर जाऊँ। हाँ, अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाओ। तो ये अंधेरा क्या है? अंधकार किससे रिलेट करेंगे? इग्नोरेंस, है ना? इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस के कितने फॉर्म्स हैं? अहंकार है, द्वेष है, कंपटीशन है, कितना कुछ है ना? अहंकार के नाम पे, द्वेष के नाम पे। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ पर एजुकेशन का अर्थ, पर्पस क्या है, विद्या का पर्पस क्या है कि मुझे अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर लेके जाओ, मुझे ज्ञान। इंडियन सोसाइटी इज़ नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी। यहाँ पर इस तरह के कॉम्पिटिटिव सेंस और फियर को जेनरेट करने की कोशिश कभी भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन की गई। और अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए अभी भी, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कब समझेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे बार बार मैं पॉलिटिशियन की तरह नहीं बोलना चाहती, आई वॉन्ट टू साउंड वेरी वेरी रियलिस्टिक। यंग जनरेशन ही होती है जिनको, जैसे बार बार मैं कह रही हूँ कि ट्रेनिंग हमेशा यंग माइंड्स की होती है। कैच देम यंग बोलते हैं ना, कि उन्हीं को ट्रेन किया जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि अभी भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसे इज़राइल में होता है कि 18 साल तक आपको 1-2 साल जीवन के लगाने पड़ते हैं आर्मी में। यकीन मानिए मेरा भी यही मत है। मैं भी ऐसा मानती हूँ कि हर बच्चे को, मैं देश की सेवा के नाम पे नहीं कह रही हूँ, अपने स्वार्थ से कह रही हूँ कि उनकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल ट्रेनिंग के लिए अपने जीवन के 2 वर्ष ज़रूर आर्मी में देने चाहिए, सो दैट दे फील what is not to have, what is to have and what is not to have। चीज़ें होते हुए भी ना होने का जो अभाव का जो फीलिंग है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। अगर किसी बच्चे को अगर ये समझ आ सका हो, आई एम नॉट श्योर, बट एनी हाउ द पॉइंट इज, इफ योर एजुकेशन इज नॉट पुटिंग यू एट पीस विद योर सेल्फ, यू आर इन ट्रबल। You are creating a problem for yourself, which should not be the goal. It can never be the goal. और फिलॉसफी यही काम करती है कि वो एजुकेशन से विद्या की तरफ आपको लेके जाने का एक छोटा सा प्रयास करती है। एरिस्टोटल भी इसी तरह के आइडिया को मानता है। वो कहता है एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। बिल्कुल उसी तरह की, देखिए, चाहे वो एरिस्टोटल है, चाहे वो यहाँ पर चाणक्य हैं, चाहे वो विदुर हैं, चाहे कृष्ण हैं, गुड आइडियाज़ विल रिमेन गुड। ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ, बड़ी एक इंटरेस्टिंग, आनंद मठ के बारे में किसी ने सुना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में सुना है? हाँ, है ना? जो पॉलिटिकल साइंस के होंगे उन लोगों को कुछ अंदाज़ा होना चाहिए, बट एनी हाउ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज़ द वन हु हैज़ रिटन द सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम सुना है कभी? है ना? तो वो उनके जो गुरु हैं, वो लास्ट में इस नॉवेल को बैन कर दिया गया था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ब्रिटिश सरकार ने इस नॉवेल को बंद कर दिया था, बैन कर दिया था, क्योंकि इट वाज फायर ब्रांड काइंड ऑफ नॉवेल। उसमें लास्ट में वो गुरु जो हैं उनके, वो बताते हैं बंकिम चंद्र, उसको जो द हीरो ऑफ द नॉवेल, कि मुगल्स के साथ लड़ना कठिन नहीं है। मुगल्स के साथ लड़ना कठिन क्या है? उन्होंने तो मार ही देना है आपको, उन्होंने तो मारना ही है ना। अभी वो कौन सी एक मूवी रिलीज हुई है, छावा, देखिए ये, है ना?
और अगर बहुत डिस्टेंट लगता है तो फिर जाइए वहाँ पे, कौन से वो फतेहगढ़ साहब जहाँ पे वो चिना गया था, है ना, वहाँ पे। तो आप मतलब आप इसको महसूस करके देखिए। वो कहते हैं कि मुगल्स के साथ लड़ना आसान नहीं है, आसान है। क्यों? क्योंकि फाइनली तो उन्होंने मारना ही है, तो शरीर ही है ना। तो इतना मतलब डिटैचमेंट अपने शरीर के प्रति उन लोगों की कि भी मारना, कटना मरना तो बहुत आसान है। ब्रिटिश के साथ लड़ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो ज्ञान के विरोधी नहीं है, वो ज्ञान प्रिय लोग हैं, उन्हें नॉलेज की कदर है, लेकिन वो इतने शैतान हो सकते हैं कि वो आपके ज्ञान को डिस्टॉर्ट करके अपने ज्ञान को थोपेंगे। और अब देखिए, दे हैड एवरी रीज़न, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एवरी रीज़न टू बैन दिस नॉवेल आनंद मठ। वो यही कारण रहा होगा कि उन्हें ये पता था कि ये गलत नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। तो कहने का पर्पस ये है कि फ़िलॉसफी जैसा विषय आपकी एजुकेशन से विद्या तक की जो यात्रा है, इसको एड्रेस करने का सामर्थ्य रखता है, साहस रखता है, और मेथड भी देता है आपको कि इससे निकलना कैसे है। प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज, मुझे समय का थोड़ा सा अंदाज़ा दे देना, बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं होना चाहिए बच्चों का। 2-3 मुख्य ब्रांचेस हैं फ़िलॉसफी की, और इसी से आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह के प्रश्नों को हम डील करते हैं। पहला है कि मैं कौन हूँ, है ना। एक फिर से स्टोरी सुनाती हूँ कि उपनिषदों में ही आती है कि एडमिशन्स चल रही हैं कॉलेज की, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि भाई कैसे स्क्रूटनी करनी है बच्चों की। तो वो कहते हैं कि सारा बोर्ड अंदर बैठेगा, तो एक डीन को आप बाहर बिठा दीजिए, और जैसे जैसे स्टूडेंट्स आए उनके साथ वो इंटरेक्ट करें। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो उनसे पूछिए उनके बारे में, अगर वो इस लायक हैं कि वो अंदर भेजे जाने चाहिए तो भेजो, नहीं तो बाहर से उनको वापस कर दो। तो वो कहते हैं एक बच्चा आया, उसकी कंडीशंस पूछी, क्या किया है, कौन हो तुम। उसने बताया कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मुझे ये आता है, मुझे आता है, चलो जाओ अंदर देख कर आओ, मिल के आओ बोर्ड मेंबर्स से। दूसरा, तीसरा, इसी तरह से सब कहते हैं मेरे पास ये है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। चलो एक बच्चा आता है, उससे पूछा जाता है कि आप बताएं आप कौन हैं, क्या हैं। तो वो उस संस्कृत में पूछते हैं, को हम, कौन हो तुम। वो कहता है मुझे अगर ये पता होता मैं यहाँ क्या करने आता। मैं आपके पास दर्शन में, फिलॉसफी में इसलिए आया हूँ कि मैं आपसे अपेक्षा रख रहा हूँ कि आप मेरे को मेरे बारे में बताएंगे। तो अगर मुझे ये पता था कि मैं कौन हूँ तो मैंने आपके पास आके क्या करना था, फिर तो मैं ही आप मेरे पास आते। तो ऐसा माइंड जिस दिन तुम्हारी क्लास में आ जाए, एंटरटेन इट, नरिश इट पूरी तरह से। The point is, the purpose of education is not, I cannot say कि it is selective, लेकिन कई बार ग्रहण करने की शक्ति को देखना पड़ता है। कौन कितना रेसिपिएंट है, कितना जेन्युइन रेसिपिएंट है, इसको भी आपको देखना पड़ता है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो मेटाफिजिक्स एक ऐसी शाखा है जो ऐसे प्रश्नों को हैंडल करती है कि मैं कौन हूँ, और इस प्रश्न को हम बहुत तरह से उपनिषद के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, जैन स्टोरीज, जातक स्टोरीज, उपनिषद, पंचतंत्र, हितोपदेश, नीति शतक, अनंत रूप से पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत, ये सब वही काम करते हैं कि आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप कौन हैं। और जब ये प्रश्न किया जाता है आप कौन है, इसका मतलब है आप कहाँ से आ रहे हैं। आप ये अब इसका जो लेम मोस्ट आंसर हो सकता है, जो सबसे बेकार जिसको हम उत्तर कहते हैं, वो कहते हैं मैं अपने माता पिता से आया हूँ। ठीक है, मान लिया, इसका मतलब वो अभी फिलॉसफी के लायक नहीं हुआ। दूसरा फील्ड है एथिक्स। हम सारे बड़ा श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम में ये काबिलियत हो कि लोग हमें पहचाने, ऑनर के लिए जीना, है ना। प्लेटो, एरिस्टोटल ऑनर को एक मानते हैं कि भी लोग मेरा वो माने कि भी हाँ ये कुछ है। ये ऑनर की लाइफ जीना जो है, ये कहता है ये लक्ष्य नहीं है,
ये दूसरों की जो आजकल एक नया शब्द चला है वैलिडेशन, है ना, आई डोंट नीड योर वैलिडेशन, पहला स्टेटमेंट बाहर निकलते ही, है ना, लड़कियों के मुंह पे भी है, लड़कों के मुंह पे भी है। तो इसका मतलब है कि जैसे मतलब वैलिडेशन कोई ऐसी चीज़ है कि ये मुझे मिलेगी तभी कुछ काम बनेगा, नहीं, दैट कैन नॉट बी द गोल ऑफ लाइफ। द गोल ऑफ एथिक्स इज टू नो वर्चुअसनेस, व्हाट इज टू बी वर्च्यू, हु इज अ वर्च्यू, है ना। हम क्या बोलते हैं, कौन है जिस द मोस्ट वर्चुअस पर्सन इन द हिस्ट्री, हम बहुत एग्जाम्पल देते हैं, राम, है ना। और आजकल अभी क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमारी एजुकेशन ने हमारे को राम कहना नहीं सिखाया, हमें क्या कहना सिखाया है, रामा, लॉर्ड रामा, है ना। हमारे को अगर ये सुरेंद्र, बलविंदर, महेंद्र जो है, ये हमारे जो आज की प्रोडक्शन जो हमारा रिज़ल्ट निकला है एजुकेशन का, वो ये है कि हम सुरेंद्र को सुरेंद्र नहीं कह सकते, हमें बलविंदर कहना अच्छा लगता है, हमें सुरेंद्र कहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ज़बान जो है वो ढिलक जाए, आराम से, ईजी, डोंट टेक टेंशन, आराम से नाम लो, चाहे वो नाम उसका अर्थ जो है वो ख़त्म ही हो जाए। आशीर्वाद देने की परंपरा का क्या अर्थ होता है? जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं या आप जो बड़ों के पैर छूते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपको क्या कहें, और क्या विश्वास है उसके पीछे? आपका ये विश्वास है कि मैं इसके पैर छू रहा हूँ, ये अभी नहीं आएगा, आने वाले वर्षों में आएगा, आपको ये पता भी नहीं कि आप छू क्यों रहे हैं, कई बार ऐसी भी स्थिति होती है। लेकिन उस छूने के पीछे भाव ये है कि मुझे बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। और वो बड़े के आशीर्वाद कैसे देते हैं? बड़ा आशीर्वाद कैसे देता है? शब्द के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, है ना। वो जो स्पर्श है वो भी शब्द ही है, तो वो शब्द क्या निकलेगा उसके मुंह से? कुछ अच्छा ही निकलेगा। लेकिन मान लीजिए कि उसकी शब्द जो है वो ही उच्चारण ही ठीक नहीं है, तो फिर वही अर्थ लगेगा आपको जो जिस शब्द को उसने त्रुटिपूर्ण ढंग से आपको कहा है। इसलिए शब्द का उच्चारण बहुत आवश्यक है। आप किस तरह से बोलते हैं, नाम को किस तरह लेते हैं। अगर आप नाम टूटा हुआ लेते हैं तो वो बेचारे का जो नाम पूरा है उसका अर्थ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसीलिए हम बच्चों के जो नाम रखते हैं बड़ा सोच सोच के रखते हैं कि इसमें वही नाम का अर्थ आए जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, है ना। हम नाम रखते हैं सुरेंद्र, सुरों का, देवताओं का जो इंद्र है, सुपर मोस्ट, लेकिन हमने उसको बना दिया सुरेंद्र, ऐदराई करते हैं ना, एक गड़बड़ करते हैं हम लोग, है ना। वीरेंद्र, न वीरेंद्र कहने में कितनी जान निकलती है हमारी, क्योंकि हमें आसान अच्छा लगता है, हमें इजीनेस अच्छी लगती है। हमारे को सिखा दिया गया कि भाई खाओ पियो मित्रों, नहीं कुछ और है, खाओ पियो मित्रों, कुछ, हाँ कुछ दूसरा गाना, ये वो नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये मान लिया कि इजी लाइफ इज द लाइफ, वो गड़बड़ है। कष्ट वाली लाइफ इज द लाइफ, चाहे वो जबान का कष्ट है, बोलने में कष्ट है, क्योंकि उच्चारण अगर शुद्ध रखेंगे तो वो आसानी से तो होगा नहीं, वो ट्रेनिंग से होगा, वो बार बार आपको सही बोलने से होगा। तो बात इतनी भर है जो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि एथिक्स जो है वो किसी के ऑनर की अपेक्षा ना करने में है। कोई आपको वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट शुड नॉट अफेक्ट यू। इनिशियली इट शुड, नो डाउट। बहुत से काम आप इसलिए करते हैं कि लोग मुझे ठीक माने, लेकिन एक अवस्था फिर वहाँ आती है जहाँ पर आपको ये श्रेयस और प्रेयस में अंतर करना आता है। सही होना ठीक है या अच्छा होना ठीक है? बताइए, अच्छा होना ज़रूरी है या सही होना ज़रूरी है? यू हैव द आंसर। देखो, किसी ने नहीं बताया कि आप सही बोलो, जिसने अच्छा बोला वो अभी बेचारे को थोड़ा और मेहनत करना है ना। जिसको ये पता है कि सही होना बेहतर है, ठीक है, क्यों? क्योंकि सही ने ये परवाह नहीं करनी कि भी मेरे से ये खुश हो जाएगा या नहीं होगा, सही तो सही है, ठीक है। लेकिन जो अच्छे बनने के चक्कर में है, ये एक नई बीमारी है, ये आजकल का एक सिस्टम है। नहीं, डोंट हर्ट, प्लीज़ डोंट हर्ट द सेंटिमेंट्स, है ना। ये जो अपीजिंग पॉलिसीज़ हैं ये किसी का भला नहीं करता,
राइट, रादर एलियनेशन क्रिएट करता है। आप में और मेरे में एलियनेशन आ जाएगी क्योंकि मैंने अच्छा बनने के चक्कर में, इनको अपनी तरफ करने के चक्कर में, मैंने इनके लिए, मैं अच्छी बन गई और आपको मैंने बुरा बना दिया। हो गया समय? बता देना भाई, मेरे को लगा पर्ची लेके आ रहे हैं। एनी हाउ, आई विल बी लिटिल क्विक। सो हमारे सेल्फ के, हमारे भीतर कई अंश हैं हमारे सोल के। और देखिए, चाहे वो ग्रीक फिलॉसफी है चाहे इंडियन फिलॉसफी है, सबने आत्मा को माना है। आपका शरीर जो है वो आत्मा नहीं है। आपका शरीर जो है वो एक माध्यम है आत्मा को समझने के लिए, सेल्फ को समझने के लिए। तो जो आपका शरीर है वो निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा सस्टेन करने वाली नहीं है ना। हम एक समय था, हम इधर बैठते थे और कुछ लोग हमें सुनाते थे, है ना। तो एक समय आएगा कि आप लोग इधर आएंगे, कोई और पौध वहाँ पे बैठेगी, कोई और नई जनरेशन आएगी। तो कहने का मतलब है कि शरीर का धर्म है निकल जाना। जो चीज़ आई है उसमें अब निकलना भी है, ठीक। तो इस शरीर के भीतर जो रह रहा है वो है आत्मा, सेल्फ। इस आत्मा के दो खंड हैं। आप वेस्ट में जाइए, ईस्ट में आइए, ईस्ट वाले अपने, इंडियन वाले अपने हिसाब से समझाएंगे, पर आप यहाँ पे ये समझिए, एक है इरैशनल पार्ट आपका, जिसको आप लॉजिकल नहीं कहते हैं। उसमें इरैशनैलिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ इमोशंस हैं। बहुत सारे डिसीजंस जो हैं आपके, वो आप इमोशंस में लेंगे। सोच कर देखिएगा, ये रीज़न नामक शब्द अभी आप लोगों के जीवन में, मेरे भी बहुत बहुत बार ऐसा ही होता है, अभी भी मेरे लिए मात्र शब्द है। उसको मैं एग्जीक्यूट करते हुए बहुत कम देखती हूँ। क्यों? क्योंकि रीज़न को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको डिस्टेंस पे होना पड़ता है। वंस यू आर अ पार्ट ऑफ द मोमेंट, यू आर इन एन इमोशन। और इमोशन जो है आपको इरैशनल बनाता है, ऐसा ग्रीक फिलॉसफी या फिलोसोफर्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन लोगों का मानना है। लेकिन ये अफेक्शंस, ये डिज़ायर्स जो हमारे भीतर होती हैं, अगर ये ना हो तो हम बहुत ही जल्दी एक अनासक्त जीवन की तरफ चल पड़ेंगे। ये उद्देश्य एक समाज चलाने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। समाज चलाने के लिए हम चाहते हैं कि लोग अपनी डिज़ायर्स और इच्छाओं के जंगल में, वो जो पहली कहानी सुनाई थी गधे वाली, वो जो लूप हम बांधते हैं, वो लूप बंधा रहे, तभी तक ये समाज चलेगा। मान लीजिए कि हम सब आज अनासक्त हो गया, सब अपने अपने घरों से निकल लिए कि नहीं जी, अब मैं नहीं जाता घर, मैं तो आज ज्ञानी हो गया हूँ, मुझे तो एनलाइटनमेंट हो गई, मुझे नहीं जाना घर घोर। तो सबसे पहले सबके माँ बाप तो पुलिस जाएंगे, थाने, और मेरे को कराएंगे अंदर कि बेटा आओ, तुम तो आओ, तुमने हमारे बच्चों को क्या किया, है ना। तो कहने का भाव ये है कि अनासक्ति बहुत, जो जिसे हम विजडम कह रहे हैं, एनलाइटनमेंट कह रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए अनासक्ति बनी है, डिटैचमेंट। इट हैज़ टू, बहुत सा वायरल हुआ था वो वीडियो, वो IIT बाबा वाला, कौन सा जो वहाँ पर है ना। तो नो डाउट कि उसमें जो लड़का है उसको एक डिटैच्ड लाइफ की एक आकांक्षा है, लेकिन कितनी कठिनाइयाँ उसकी अपनी हैं, ये जब हम सोचना शुरू करेंगे, ये जब हमें समझ आएगी, तब जाके हम कहीं जिम्मेवारी से इस आइडिया को रिलिश कर सकेंगे, चेरिश कर सकेंगे। तो एनी हाउ, आई जस्ट ओके। अच्छा, ये जो गुडविल का एक कॉन्सेप्ट कि मुझे एथिकल इसलिए होना चाहिए क्योंकि मुझे होना ही चाहिए, ये समझ रहे हैं कि मुझे अच्छा, सही या अच्छा नहीं, सही, श्रेयस का मतलब होता है सही होना, व्हाट इज गुड फॉर मी। प्रेयस का मतलब है व्हाट इज प्लेजरेबल टू मी। श्रेयस इज समथिंग व्हाट इज राइट फॉर मी, ठीक। तो वो कहता है कि एक गुडविल का नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है, और वो गुडविल क्या कहता है, गुडविल के अनुसार मुझे सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि होना चाहिए। अगर मैं सही नहीं हूँ तो मैं सही होने के बारे में बात भी करना, I am not eligible to even talk about what is to be right, what is to be virtuous. लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं करनी चाहिए। अब उसको फिर आप एनालाइज कैसे करेंगे?
उसका लॉ बाईपास करते हैं। वो कहता है ये तो फियर है। वी डू नॉट वांट अ सोसाइटी विच लिव्स इन फियर, right? The purpose of education is not to generate fear. It is not, the purpose cannot be to generate anxiety. अगर आपके भीतर मैं anxiety देकर जाऊं तो the lecture is a failure. It's a big failure. लेकिन यही अगर आपके मन को कहीं संतोष है, it is a success. Any idea which impacts easiness, that is the point. So अ गुड लाइफ इज समथिंग, आप लोगों के सिलेबस में अब ये शायद नहीं है, गुड लाइफ का कॉन्सेप्ट आई रिमेंबर बीए में होता था। तो गुड लाइफ इज समथिंग विच पुट्स यू एट ईज, विच डज नॉट क्रिएट फ्रिक्शन, एंड नॉलेज इज वर्च्यू। सोक्रेटिस, क्योंकि आज सोक्रेटिस का दिन है, तो नॉलेज इज वर्च्यू। ज्ञान कभी भी आपको वैसा नहीं छोड़ता जैसे आप पहले थे। इस लेक्चर के बाद जो कुछ भी आपको एक दो आधा पॉइंट भी जो समझ आया है वो आपको परिवर्तित करेगा, वो आप में चेंज लाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। कोई किताब पढ़ते हैं, वो जो किताब से आप पढ़ेंगे वो आप में परिवर्तन लाएगी। ज्ञान का मतलब भी यही है कि वो आपको जो आप हैं वो रहने नहीं देगा, ज़बरदस्ती चेंज करेगा, आपको मोल्ड करेगा। और वो अलग बात है कि आप जानबूझ के अज्ञानी बने रहें, वो आपकी इच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जानबूझ के ओ ये मेरे से गलती से हो गया, गलती से नहीं हुआ, यू डिड इट, एक्सेप्ट इट। व्हाई? नॉलेज इज सच अ फीचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वो आप चाहकर भी पीछे नहीं लौट सकते। इसीलिए ज्ञान परंपराओं को ही नष्ट किया गया, चाहे वो नालंदा था, चाहे ब्रिटिश एम्पायर थी, उन्होंने यही बेस्ट समझा कि इनकी ज्ञान परंपरा को खंडित किया जाए, ज्ञान को हटा दिया जाए इनका और अपना रिप्लेस कर दिया जाए, ताकि ये हमारे जैसे बने। ठीक, तो नॉलेज इज, सोक्रेटिस ऑल्सो सेज, नॉलेज इज वर्च्यू। ज्ञान जिसको हो गया वो कहीं नहीं जाएगा, वो भटकता रहेगा। फिलॉसफी की दृष्टि में उसको हमेशा नॉलेज एक्साइट करेगी, इंसाइट करेगी, उसको नॉलेज के प्रति हमेशा लालसा बनी रहेगी। जिस पे ज्ञान प्रभावी है, जिस पे ज्ञान अपना असर छोड़ता है, उसको फिर और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। और ये वर्च्यू क्या होते हैं? वर्च्यू यही होते हैं, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 3 तरह का। कंपैशनेट होना, अपने आसपास समाज के प्रति आप में कंपैशन हो, आप में प्रसन्नता रहे, आप में हल्कापन। प्रसन्नता का मतलब ये नहीं कि हैप्पीनेस, हल्कापन, लाइटनेस, बॉइंसनेस, है ना। एक वो बॉल आती थी ना टेबल टेनिस की, पिंग पोंग, है ना, उतनी लाइट, उतना हल्कापन अगर आपके माइंड में है, कैरेक्टर में है, देन यू आर सेफ। एंड उपेक्षा, ऐसे लोगों की उपेक्षा करनी कि जो लोग आप अभी आपको समझ नहीं पा रहे, पर मैं ये उपेक्षा का मतलब हेट्रेड नहीं है, उपेक्षा का मतलब है इग्नोर। ठीक है, तो ये इग्नोरेंस इज ऑल्सो अ वर्च्यू, नॉट इग्नोरेंस बट टू इग्नोर, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो आपको ठीक से नहीं समझ पा रहा, तो उसको क्षमा भी करना है। एनी हाउ, आई थिंक आई हैव टेकन मच ऑफ योर टाइम। So philosophy, why study philosophy? I don't know why study philosophy, but surely it cannot assure you a job, roti pani. But once your roti pani is done, once you have secured a position to serve for your own survival, I am sure it has something very very great to offer you. तो इसलिए फिलॉसफी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और जीना भी चाहिए। कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं से ये समभाव आप में आए, ये बैलेंस्ड अप्रोच लाइफ को लेकर आप में आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड लक। थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर बीइंग अ पावर हाउस ऑफ नॉलेज एंड विजडम। जैसे कि मैम ने बोला, हु एम आई, टू इंटरस्पेक्ट ऑन हु एम आई। एरिस्टोटल ने भी बोला था, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगेस्ट विजडम। तो इसी पे मुझे याद आया, सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा गया है, जब विजयानंद यूज्ड टू बी वेरी चूजी टीचर, तो जब विजयानंद जी से दयानंद जी मिलने आए तो उन्होंने कहा कि जब वो मिलने आए तो उनके दरवाजे पे जब दयानंद जी थे तो विजयानंद जी पूछते हैं कौन है वहाँ, तो दयानंद जी बोलते हैं वही तो जानने आया हूँ, कौन हूँ मैं।
तो यही जवाब सुन के उन्होंने एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया था, और उसके बाद हम जानते हैं दयानंद जी ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। तो इसी के साथ आई इनवाइट माई को एंकर टू कीप द स्टेज मूविंग। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। आई थिंक हम सबको पता लग गया हम कितने पानी में हैं। तो आई बिलीव हमें, इफ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस, ओके स्टैंड अप। या I have a lot of questions, so it will take some time. इट्स ऑल राइट, कम ऑन। This is a question which might seem foolish to you because you're a very knowledgeable person in this. But attachment and connection में क्या difference? थोड़ा सा और elaborate Because we say कि जैसे आपने बोला कि attachment नहीं इतना मतलब जा कर देना चाहिए. नहीं, ये मैं नहीं कहती हूँ। मैं कह रही हूँ कि it has its own consequences. Now, attachment has its own consequences, but detached way of life is admirable. Detached way of life is admirable. Why? Because it creates less of problems for you. पर वो कनेक्शन वाला तो अगर आप दूसरे सोलमेट वाले चक्कर में हैं तो आई हैव नो आंसर, लेकिन कनेक्टेड फील तो आपको सभी के साथ करना चाहिए। जस्ट बिकॉज somebody is sitting next to you, you should absolutely feel connected to her because she is sitting next to you. खुदा ना खास्ता किसी को यहाँ से कुछ जाते हुए हो जाए, हम सारे इमीडिएटली कनेक्टेड फील करेंगे। डिटैचमेंट वहाँ नहीं काम करनी और करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कनेक्शन अगर आप किसी और स्पिरिटेड वे में बात कर रहे हैं तो आई रिजर्व माय आंसर टू दैट, बट कनेक्टेड तो ह्यूमन लेवल पे सभी के साथ फील करना चाहिए। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? बाकी Also, मैं more of स्पीक इन माइंड। हेलो, because हेलो, हमारे पास family सॉरी जस्ट अ सेकेंड प्लीज। सारे बैठे रहो, अभी और भी परफॉर्मेंसेज हैं, स्पीचेस हैं बच्चों के, सो माइंड इफ यू बाद वेट। में पूछूंगी। नहीं, कम ऑन। Okay. तो जैसे we have connections to like friends, family, everything. तो फिर at what point does it become attachment? क्योंकि अटैचमेंट से जैसे आपने बोला प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हमें किस पॉइंट पे ये फील करना चाहिए कि आई शुड हैव अ कनेक्शन बिकॉज वी शुड ऑल हैव कनेक्शन टू लाइक पीपल, लेकिन ये अब कुछ ज्यादा हो रहा है तो लेट्स स्टॉप इट। ये तो you are the best judge because you are in that life, you are living it, you are the best judge. You are, I mean, आपकी जगह देखिए, कमाल है प्रकृति की, आप जैसा दूसरा कहीं नहीं। आप जो है आपका दूसरा कहीं। मैं आई ऑफन टॉक टू माय फादर अबाउट दिस बिकॉज आई विश टू लिव फ्यू थिंग्स व्हिच आई कुडंट लिव, राइट? सो आई स्ट्रांगली डिजायर टू हैव मल्टीपल एग्जिस्टेंस। बहुत बार मैं सोचती हूँ कि मैं ये भी गिटार भी सीख लेती, मैं ऐसा भी करती, तो उसमें मेरे माइंड ने एक बार मुझे समझाया कि काश तेरे जैसे कई होते, so you could have lived, you could have exhausted your desires, but that is not possible, right? So लेकिन उससे मुझे ये भी समझ आया कि यार मेरे इस वाले शरीर के अलावा ना इधर ना उधर ना पीछे ऊपर नीचे कहीं ये वाला शरीर नहीं है, और ये शरीर नहीं है कि इसका मतलब ये सेल्फ भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं हूँ अकेले, तो मुझे ही करना है, मुझे ही झेलना है, तो मेरे से अलावा बेस्ट कोई हो नहीं सकता मेरी लाइफ को समझने के लिए। सो यू हैव टू पोर इन गुड इनफ अमाउंट ऑफ efforts in order to understand what you actually, कहाँ पर वो connection है, कहाँ पर वो मतलब कहाँ पर वो attachment है, कहाँ detach होना है, और अभी आएगी। don't be in rush, अभी ये stages बहुत आनी है आगे, अभी तो it is not even a start, I believe. Just one last question, so sorry. कि personally I also believe your कि attachment जितना कम है उतना simply life है, लेकिन it's not really seen as a good thing in society कि अरे ये तो selfish हो गई ऐसा। सोसाइटी फिर वही बात आ गई कि आप देखिए, एक अवस्था
है कि ये डिटैचमेंट आप ड्यूटीज के बाद, ड्यूटीज निभाते हुए अगर कर रहे हैं ना, तो अगर सोसाइटी तब भी कोई तगमा दे रही तो आप यू शुड बी बॉदर्ड, और आपको वैसे ही बॉदर नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। ड्यूटीज निभाए बिना अगर हम डिटैच हो रहे हैं देन इट इज नॉट रिकमेंडेबल, है ना। कोई संसार में आप अगर आए हैं तो नेचुरली आपकी एक एफ.एच. ब्रैडले बोलता है माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज। मैं जहाँ पर हूँ मेरी कुछ ड्यूटीज हैं, और अगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ और उसके बाद मैं उपदेश आपको पिला रहा हूँ फिर गड़बड़ है। तो अनासक्ति ये नहीं कह रही कि आपके करने लायक जो काम है वो मत कीजिए, वो तो करने हैं, लेकिन हाँ तो उससे निकलेगा क्या, उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए उसके रिजल्ट्स में। You're welcome. Is there anyone else? गुड आफ्टरनून मैम, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे दो सिनेरियोज लेते हैं, एक इंसान है जो एकदम सोसाइटी के नॉर्म्स में रह के, सोसाइटी के रूल्स में रह के कोई काम करता है, बट उसको इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, बट कहने के लिए सोसाइटी उसको कहती है कि हाँ ही इज़ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द सोसाइटी। और दूसरा इंसान है जो सोसाइटी के नॉर्म्स में रह के बट उनको थोड़ा वायलेट करके वो करता है जिससे उसको सेटिस्फैक्शन मिले। तो मैम उसमें उसको सोसाइटी थोड़ा क्रिटिसाइज करती है कि नहीं ये अपने मन की करता है, ये सोसाइटी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मैम इन दोनों सिनेरियोज में बेटर कौन है, अप्रोप्रिएट कौन है, या दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है? देखिए जैसा कि मैंने कहा आपको कि वी आर नोबडी टू जज, लेट्स स्टॉप बीइंग जजेस। ठीक है, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की ना एक प्रॉब्लम है कि हमारे को ये, अब जैसे आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप ये जानना चाहते हैं ये ठीक है या ये ठीक है। मेरी दृष्टि में हो सकता है दोनों ही गलत हो, मेरी दृष्टि में हो सकता है दोनों सही हो, मेरी दृष्टि हो सकता है दोनों ही मीनिंगलेस हो। आपको अपने निर्णय लेने हैं, डोंट लुक अप टू अदर्स। आपको अपना फैसला करना है। जब वो आपको फैसले की घड़ी आ रही, आप बार बार हमारा ध्यान इस पे ना जाए कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो एजुकेशन सिस्टम में आपको एसटी कॉलेज पकड़ा देगा कि आपकी ग्रेजुएशन होगी, बट व्हेन इट कम्स टू लिविंग योर लाइफ यू आर नॉट हियर टू गेट अ सर्टिफिकेट। जो मोमेंट निकल जाएगा, किसने कहा था यू कैन नॉट स्टेप इनटू द रिवर ट्वाइस, किसने कहा था? हेराक्लाइटस, है ना। दोबारा वो पानी मुड़ के आने वाला नहीं है। एक बार जो पैर रखा गया है पानी में वो दूसरा नहीं रखा जाएगा उसी पानी में। तो कहने का भाव ये है, आपको जीना है, आपका अपना निश्चय होना चाहिए। उस निश्चय में आप सहायता ले सकते हैं अपने बड़ों से, गाइडलाइन ले सकते हैं, लेकिन जीना वो फैसला तो जैसे बचपन में हम जब आप लोगों की एज में थे, बैठ जाइए आप प्लीज, थकी मत। हम लोग जब आप लोगों की उम्र से थोड़ा सा आगे चले गए थे, जहाँ marriage was becoming one of the issues. So once what happened, me and my friend, we indulged in a discussion कि love marriage होनी चाहिए या arranged होनी चाहिए। तो वो कहती कि नहीं, arranged होनी चाहिए। मैंने कहा क्या, what is your argument? तो she says कि अगर लड़का ठीक ना निकला तो माँ बाप के कम से कम हम जूते तो मार सकेंगे कि ये देखो आपकी चॉइस, ठीक। तो मैंने कहा अच्छा, वो जो लड़का ठीक नहीं निकला उससे जो दुख है वो भी माँ बाप झेलेंगे। वो दुख जो झेलना पड़ेगा वो कौन झेलेगा? वो तुम अपने माँ बाप को दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। कहने का मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इट इज द लव मैरिज, इट इज द विक्ट्री ऑफ लव मैरिज, नो। My question, my focus was on this concern कि ताना तो तुम अपने माँ बाप को दे लोगे, लेकिन दुख तो नहीं दे पाओगे उनको कि भाई ये लो मेरा दुख आप जरा झेल दो प्लीज, मैं नहीं झेलूंगी। ये हो नहीं सकता। It is your life, you have to live it how you wish to live it, your decision. Take guidance, get back to your teachers, friends or any people जो भी आप जिन पे भरोसा रखो, but it has to be lived.
डोंट लुक आउटवर्ड कि वो ठीक है, वो बेहतर है या नहीं है. Hardly irrelevant, absolutely irrelevant. Anything else? Anyone? वो पूछना चाहिए. Good morning, ma'am. Ma'am, as you said that a good life. नमस्ते कहना भी ठीक रहता है. चलिए, मुझे जब देखें कभी भी मिले नमस्ते. चलिए. As you said that a good life is what हम जो हमें हमारी लाइफ को at ease रखती है. हाँ. So मैम और उससे पहले भी ये कहा कि जो हमारी that easy life is not what is good. हमारी जो लाइफ में जो पीड़ाएं हैं वो हमें सिखाती हैं. तो how should one approach life as to avoid the easy parts of the life or to strive for the hard parts? Good, wonderful question. Take the toughest route. जो जिंदगी में आसानी से मिल रहा है उससे थोड़ा सा वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो सबसे टफेस्ट रूट है वो लीजिए. जो आपको लगता है कि इसमें मेरी परीक्षा है इन्वॉल्व, इसमें मेरे फेल होने के चांसेस हैं. टेक दैट अपॉर्चुनिटी. इट विल enhance your experience. Not only enhance your experience, it will enrich you by something, I tell you. Don't take the shorter route. That is the only thing. Thank you. मैम बस एक फॉलोअप है कि हमने हार्ड पाथ चूज कर लिया, लेकिन फिर उससे माइंड का ईज नहीं मिला. तो नहीं, ईज का मतलब है कि कोई ऐसा थॉट ईज. आई वॉज टॉकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन. अगर कोई एजुकेशन सिस्टम आप में ये अपनी फ्रेंड के लिए एक कॉम्पिटिटिव सेंस को जनरेट कर रहा है. आई एम नॉट सेइंग कॉम्पिटिशन इज नॉट अ गुड थिंग. मतलब जब आप रेस लगा रहे हैं तो वहां पे आप में हो सकता है ये फीलिंग आए कि भाई ये आगे ना निकल जाए, मैं पीछे ना रह जाऊं. ये फीलिंग आ सकती है. लेकिन अगर कोई एक एजुकेशन सिस्टम ये आपके लिए क्राइटेरिया बना दे, कंपटीशन को इस लेवल पर ले जाए कि कोटा में कहाँ पे डेथ्स होने लग जाए, सुसाइड्स होने लग जाए, देन इट इज अ प्रॉब्लम. तो जो विचार आपके मन को शांति दे, मुझे ऐसा लगता है जो विचार आपके मन को शांत रखें वो शिक्षा है, वो एजुकेशन है. जो आप में उद्वेलित जो आपको करे. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जाना है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, लेकिन मैं आपको शांत मंत्र पढ़ाने लग जाऊं कि बेटा नहीं, कोई नहीं, वो अपने ही है, बॉर्डर के उधर भी अपने ही है, कोई बात नहीं. देन नो ग्रेटर फूलर नहीं. ठीक. जब आप जंग पे जा रहे हैं तो मैं आई विल मेक श्योर कि आप में इतनी आग भर दूं कि बस, या मैं भी जा सकती हूँ. नॉट दैट मैं आई विल send you alone, I can also accompany, but the purpose is कि आग, आपके भीतर की जो आग है उसको चैनलाइज बकायदा करना पड़ता है. You can't escape. You can't escape. Anyone else? 2 और 3 और है. नमस्ते मैम. नमस्ते मैम. एक्चुअली मुझे कभी कभार ऐसा फील होता है ना कि मैं किसी के भी अगर कोई आइडियाज हो तो मैं उससे इजीली स्वेड हो जाती हूँ. लाइक मेरे बेसिक आइडियाज तो हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ एडिशनल, जैसे कोई टॉपिक हो गया, कोई लेक्चर अटेंड कर लिया, उन्होंने कुछ बोला तो मुझे काफ़ी अच्छा लग जाए, लेकिन अगर नेक्स्ट वीक कोई उससे थोड़ा अलग हो जाए तो मैं उस आइडिया की तरफ चली जाती हूँ. तो मैं कैसे अपने खुद के सेट ऑफ बिलीव्स, आइडियाज बनाऊं, लाइक हाउ टू क्रिएट देम. राइट, वंडरफुल क्वेश्चन. ऐसा है वैसे कि हम सारे एक बैकग्राउंड से आ रहे हैं. ठीक है, हम ऊपर से एकदम ऐसे नहीं गिरे हैं, हम एक परिवार में से आ रहे हैं, है ना. तो हर परिवार का अपना एक सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम है. उन बिलीफ सिस्टम्स के साथ आप अलाइन होते हुए ही कुछ बन पाएंगे. ऐसा नहीं कि आप आउट ऑफ द ब्लू कुछ कर सकते हैं. जो कुछ भी आप बनेंगे, आज से 20 साल बाद जब हमारी कभी मुलाकात होगी तो आप जो भी होंगी
उसमें आपके परिवार के संस्कार, आपके समाज के संस्कार और आपकी पर्सनल, मैं उसको लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये इतने आपके भीतर कन्विक्शन के साथ जुड़े होते हैं कि आप वही बनेंगी। देखिए, दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है आप वही बनेंगी जो आपके लिए पहले से एस्ट्रोलॉजर्स ने निश्चित कर दिया है, ठीक है। लेकिन मैं वो नहीं कहना चाह रही यहाँ पर, नॉट दैट आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, कीप इट अपार्ट, बट आप लगभग वो बनकर निकलेंगी जो आपको सही लगेगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो नहीं, जो आपको सही लगेगा। बहुत बार ऐसा होगा आप जिंदगी में वो काम करेंगी जो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद एक रिपेंटेंस होगी, उसके बाद आप में गिल्ट भी आएगा, और फिर आप अगली बार खड़े होने का प्रयास करेंगी कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं था, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँ। आप अगली बार हो सकता है फिर फेल हो जाए, लेकिन ये कांस्टेंट फेलिंग जो है आपको एनरिच करेगी और वही आप बनकर निकलेंगी जो आप अपने लिए देख पाएंगी कि मुझे यही बनना है। तो देयर इज नो हार्म, नोबडी कैन क्लेम कि भाई हम सारे जने सारे विषयों के ऊपर एक्सपर्ट्स होते हैं। नो, वी हैव आवर ओन सिलेक्टिव एरियाज। तो आपको भी कल को जब कन्विक्शन के साथ कहीं बोलना पड़ेगा तो आप वही चीज पे बोलेंगे जिन पे आप कन्विंस्ड हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैं मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के साथ कन्विंस्ड नहीं हूँ, मैं उसमें हाथ नहीं डालूंगी, है ना, बल्कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर ये कहा करती थी, सुनाया करती थी बात कि जो 17 साल पे है और वो अगर मार्क्सिस्ट नहीं है तो उसके साथ कोई दिक्कत है, लेकिन अगर वो 40 पे होकर भी मार्क्सिस्ट है तब भी उसमें कोई दिक्कत है। तो चेंज आना चाहिए, आपको सुनना चाहिए और स्वे अवे होना वाला अच्छी, इसका जो पॉजिटिव जो मुझे समझ आता है, इसका मतलब है कि आप स्वे अवे इसलिए होते हैं क्योंकि आप दूसरे के जूते में बिल्कुल पूरा पैर रख के सुन रहे होते हैं। सो दिस इज अ गुड थिंग, अच्छी बात। अगर आप अगली बार भी किसी और की बात से स्वे अवे होंगे, इट इज अ गुड इंडिकेशन दैट यू वर फुल्ली देयर। वो माइंडफुल प्रैक्टिसेस सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, यू आर ऑलरेडी इनटू दैट, दैट्स गुड। थैंक यू मैम। यू वेलकम। Namaste ji. Ma'am, my question is ki what is the difference between spirituality and philosophy? Spirituality and philosophy. फिलोसफी का तो मैंने मतलब समझाया आपको, तो स्पिरिचुअलिटी का तो वैसे मुझे अभी अंदाजा नहीं है क्या होती है। मैं कोई ज्यादा स्पिरिचुअल ऐसी मतलब रिलीजियस पूछ रहे हैं, स्पिरिचुअल आप बताइए स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, मुझे पता नहीं। Ma'am, as per my understanding, it is related to God. Like उसमें आप बिलीव करते हैं कि complete devotion to the God. And उसमें आप मानते हैं कि जो कुछ भी है बना हुआ सब कुछ God से related है. You give everything towards God, like पूरी devotion. I get it. All right. So I do believe in spirituality now. Yes. और क्यों करती हूँ उसका कारण एक है ये कि जो कुछ भी मैं अपने आसपास देखती हूँ वो मैंने नहीं बनाया। सो मच सो दैट मेरे बड़े बुजुर्गों ने भी नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाया, इनके बड़े बुजुर्गों ने भी नहीं बनाया, तो कोई तो है किसी ने बनाया, है ना। इतनी मल्टीप्लिसिटी जो मैं देखती हूँ अपने जीवन में, इतने लोग जो देखती हूँ वो किसी सिस्टम में बंधे हुए हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ गवर्नमेंटल सिस्टम, आई एम टॉकिंग ऑफ जो कनेक्शन की बात कर रहे थे, दैट वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सम फॉर्म, है ना। मेनी लाइव्स मेनी मास्टर एक बुक है, वो भी पढ़िएगा कभी मौका लगेगा। तो उसमें कहता है कि हर व्यक्ति जो है वो आपसे पिछले जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, ठीक, जो जिन से आप मिलते हैं विशेषकर रूप से। तो उस दृष्टि से मैं मानती हूँ कि हाँ कोई एक सत्ता है। गॉड शब्द मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा शुरू में, एंटिटी नाम के शब्द से अपना परिचय कीजिए। कोई सत्ता है जो आप मानते हैं कि वो चला रही है जीवन को, ठीक है। तो मैं मानती हूँ स्पिरिचुअलिटी। और राधा कृष्णन का एक कोट मुझे याद आ रहा है, वो कहते हैं जहाँ फिलॉसफी खत्म होती है ना वहां से ये स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। तो फिलॉसफी आपको सिर्फ सोचने का तरीका दे रही है, ठीक है। वो तरीका जब आप जीने लग जाते हैं वो स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट।
मैम आई हैव सेकंड क्वेश्चन आल्सो कि ऐसा होता है काफी बार कि मैं लोगों के आइडिया से इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, लाइक आई हैव अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग वन थिंग, तो ऐसा होता है कि मैं किसी और की बात सुन रही हूँ तो मैं उसके आइडिया से इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। सेम तो मेरे दिमाग में एक साथ में 3-4 व्यूज चल रहे होते हैं, मैं कोई कंक्लूजन नहीं बना पाती हूँ, सो व्हाट शुड आई डू? तो कंक्लूजन बनाने की क्या जरूरत क्या है? मतलब मैं चाहती हूँ कि उनकी सॉलिड ओपिनियन लाइक काफी बार लाइफ में भी हेल्प करते हैं। अगर मुझे कोई चॉइस बनानी है तो मैं किस चीज को फेवर कर रही हूँ, फिर कोई और आता है कहता है कि ये चीज ज्यादा बेटर है। उसमें आप ये देखिए कौन सा वाला पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ रहा है, कौन सा पर्सपेक्टिव है जो जिसकी कन्विक्शन आप में ज्यादा है ना। मान लीजिए कि कोई आपके घर में कोई चर्चा चल रही है, डिबेट चल रही है ना, तो उसमें आपके मदर एक चीज कह रही हैं, फादर एक चीज कह रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट जब कर रही हैं तो हो सकता है आपकी अपनी नजर, आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कन्विक्शन क्या है, और वो ऑब्जर्व करने के लिए समय एक्चुअली क्या है, कुछ बच्चे समय से पहले तैयार हो चुके हैं। आप लोगों का केस वो लग रहा है मुझे कि कुछ समय आप लोग ना मतलब बैठे हैं कि जिंदगी मेरे को टेस्ट कर, ये प्रॉब्लम आ रखी है आप लोगों की। आप लोग यू वांट टू एक्चुअली रन फास्ट इन लाइफ कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है कि मेरे को अपनी ओपिनियन को एग्जीक्यूट करना है, यू आर लुकिंग फॉर दैट टाइम, वो अपॉर्चुनिटी अभी आपका समय आया नहीं है। तो आई वुड रादर सजेस्ट होल्ड इट बैक, बी एट ईज, बी कंपोज्ड। जब लाइफ ने मौका देना है ये वाले प्रश्नों को हैंडल करने के लिए तो ऑटोमेटिकली वो उत्पन्न होंगे ओकेजन्स, और फिर वहां पर आप जो एकदम से करेंगे, वॉलंटरली करेंगे, एकदम स्वाभाविक रूप से करेंगे, वो ही आप होंगे। वहां पे फिर आपको रिफ्लेक्शन का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो अच्छा है कि अभी आप सोच रहे हैं, पहले ही आप तैयार हो रहे हैं, तो इस तैयारी के लिए आपको कंग्रेचुलेशंस। लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइम पे ही आपको पता चलेगा कि आपके जो ये मल्टीपल अप्रोचेस जो चल रही है माइंड में, इनका क्या कंक्लूजन निकलेगा, और जैसे ही जो एग्जीक्यूट करेंगे आप अपनी इन सोच को, आइडियाज को, दैट इज यू, दैट इज गोइंग टू बी यू, वो आपकी डेफिनेशन है। सब लोग ये कहेंगे कि इसने उस स्थिति में क्या किया, वो आपके एक्शन से जज होगा आपकी सोच, राइट? Okay, so hold your thoughts and questions, please. We have lining up some speeches, some thought-provoking speeches. So let's go for that वो now. एक बच्चा पूछना चाह रहा था, उसको भगा दिया। चलिए कोई बात नहीं। Okay, to start with, we have Kritika Bhola, who will speak on the topic, the role of philosophical thoughts on psychology. Hello everyone. Today I, Kritika from BA first year, has got a golden opportunity to share my views on the topic, the role of philosophical thoughts in the field of psychology. Philosophy is the lighthouse to all the other subjects. As we all know that psychology was once considered as part of philosophy, but it wasn't until late 1800s that psychology solidified as a separate branch from philosophy. Although they are now not different branches, but they are still very much interconnected. Philosophy acts like a guiding tool and it helps us make sense of the complex world and our place within it. It helps us to crack down the difficult concepts and makes them easier so that we understand those concepts in better manner. It offers a framework for critical thinking, analytical reasoning, and problem solving. All these questions enlarge our conception of what is possible. At last, I want to conclude by saying that cultivate your curiosity, and the cage of your imagination is open and you can walk out anytime you like, and don't just explain your philosophy, embody it. Thank you. Well done.
philosophy is all about questioning and reasoning. So here's Keshav Tyagi, who would like to share their perspective on psychology and philosophy. Good morning to everyone present here. Respected principal sir, who is not here with us, but his leadership qualities are always acknowledged. Esteemed speaker ma'am and our professor Gaurav sir, who is also not here with us right now. I'm Keshav Tyagi, a student of BA first year, and I study psychology and philosophy. I started to see how closely they are connected. Psychology helped me understand how people think, feel, and behave, while philosophy made me think about the bigger questions behind these concepts. जैसे मैम ने अभी हमें बताया था कि we'll always choose or like हमारा आउटकम होगा कि हम वो करेंगे जो हमें सही लगता है and not what we जो हमें अच्छा लगता है. So this is actually a concept in psychology. Ego and superego, it was given by Sigmund Freud. So इनकी हिस्ट्री सेम है. They are almost the similar subjects, but they are फिर भी काफ़ी ज़्यादा different. Philosophy helped me see that psychology is not just a science, but also a reflection of our broader understanding of human existence. Thank you. Okay, let's remember a few words of Aristotle. He quoted, "Knowing yourself is the beginning of all wisdom." With that, I would like to invite our next speaker, Dhanika Sharma, who would like to express their views on self-love. Namaste ma'am. Hello everyone. Firstly, it's a pleasure to be here and sharing my thoughts on the topic which is just not important but a life changing. तो इट्स अ सेल्फ लव. तो अब तक इतनी बात हो गई है तो किसी को तो थोड़ा पता चल गया होगा. तो अगर कोई है जिसे थोड़ा सा भी पता हो सेल्फ लव के बारे में, तो सेल्फ लव इंक्लूड्स टू वर्ड्स. फर्स्ट इज सेल्फ एंड द सेकेंड इज लव. तो जो सेल्फ है, तो सेल्फ का मतलब होता है मैं, हम सब खुद. और जो लव है, लव इज़ अ फीलिंग जो हमारे अंदर खुद ही इनहेरेंट होती है. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है, तो क्योंकि वो उसके अंदर वो फीलिंग है तो इसलिए वो खिला रही है. अगर उसके अंदर वो फीलिंग ही ना हो, मतलब अगर उसके अंदर एक लव की वो फीलिंग ही ना हो, तो वो कैसे खिलाएगी. और इसलिए ये दुनिया भी लव के उस पे ही चल रही है. मतलब अगर लव हो ही ना तो वो कैसे ही चलेगी. तो सेल्फ लव का मतलब भी यही होता है, मतलब कि अपने अंदर खुद को देखना, अपनी कमियां निकालना, और मतलब जो भी आप करना चाहते हो आपकी लाइफ की, मतलब जो आप चाहते हो आप करना, आप वो करो, ना कि जो लोग दिखा रहे हैं आपको वो चीज़ करना. अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, जो कि मैं भी खुद कर रही हूँ अभी भी. तो हाँ, वो चीज़ करना. तो थैंक यू सो मच. टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव, मेरे को अपने आप से बहुत ज़्यादा लव है. ओके, सो let's just conclude our seminar today. I would like to invite Dr. Gaurav Kumar, HOD, Head Department. Just come and say a few words about the seminar, sir. Thank you so much. थैंक यू ऑल. आप सब लोगों ने इतने प्यार से सुना, और तालियों की गड़गड़ाहट जो अभी तक भी गूंज रही है, काफ़ी एनर्जी मुझे अभी भी फील हो रही है. तो जो मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने बड़े जो कॉन्सेप्ट फ़िलासफ़ी के हैं उनको प्रैक्टिकली इस तरह से एक्सप्लेन किया कि हम सभी लोगों ने उसे महसूस किया. क्योंकि केवल बुद्धि के स्तर पर किसी चीज़ को महसूस करना और फीलिंग के स्तर पर महसूस करना, दोनों में अलग अलग बातें हैं. तो मैम ने जो बातें रखी यहाँ पे कि नॉलेज की बात, ज्ञान की बात, तो ज्ञान का अर्थ भारत जिसमें हम देश में रहते हैं, इसका अर्थ ही है भारत. भा का मतलब ज्ञान, रत का मतलब रमा हुआ. यानी भारत वो परंपरा है जहाँ पे ज्ञान की खोज के लिए ऋषि निकले हैं, लोग निकले हैं. तो भारत की जो परंपरा है वो ज्ञान की परंपरा है. और भारत में जिसे कहा गया सबसे बड़ी नॉलेज क्या है, जैसे मैम ने भी पीपीटी दिखाई थी, पूछा प्लेटो से कि क्या है सबसे बड़ा ज्ञान. उन्होंने कहा कि नॉलेज इज वर्च्यू, वर्च्यू का ज्ञान. और हमारे जितने भी ऋषि रहे हैं, ऋषि परंपरा, सभी ने कहा कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है,
ये ज्ञान कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको मिल जाएगी, कुछ आप में बदलाव आएगा। क्या है? एक वर्च्यू, एक समझ, एक विजन चीज़ों को देखने का। इसीलिए वैदिक ऋषि कह रहा है कि धर्म सबसे बड़ा ज्ञान है। मतलब आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी, जो बार बार यहाँ पे डिटैचमेंट की बात आ रही थी, तो डिटैचमेंट का अर्थ केवल ये नहीं है कि आपने अलग हट जाना है, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए डिटैच रहना है। तो जो गुरु नानक जी हैं उन्होंने भी सेम बात कही, क्या? सिक्खा, बी लर्नर, सीखने की परंपरा। तो भारत की मिट्टी में जो भी रमा है उसने ज्ञान की तरफ बात की है। तो ज्ञान एक अलग चीज़ है, विद्या और एजुकेशन, इसमें आपको वो जो अंतर है उसको महसूस करना, मुझे लगता है मैम ने उस पर बहुत अच्छे से जो विद्वत्ता के साथ एक एक्सप्लेन आप लोगों के बीच में किया है। तो जो उसकी वाइब्रेशन है मैं आप लोगों के अंदर अभी भी महसूस कर पा रहा हूँ। सो आप लोगों का ज़्यादा टाइम अभी ना लेते हुए मैं मैम का वंस अगेन थैंक यू करना चाहूँगा। तो थैंक यू आपका। ओके, थैंक यू सो मच सबका जो थ्रू आउट बैठे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।